दक्ष, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ। भवनी ने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाए। प्रथम शाखा के प्रमुख नरसिंह शर्मा एक सुंदर युवक के साथ आए। उन्होंने डांटते हुए कहा, इस लड़ाई और झगड़े का क्या मतलब है? भवनी ने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर एक संदेश छोड़ा और भाग गई। मेरी चाची यहाँ है, इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी पीने जा रही हूँ। मैं बाद में भोज में नहीं आऊंगी। जी बेनशिंग ने उसकी बेफिक्री और बेपरवाही से जाती हुई आकृति देखी और तुरंत क्रोधित हो गया। उसने गाली दी, इसमें जरा भी औरतों जैसा व्यवहार नहीं है। इसकी उम्र ही क्या है? इसे तो कोई मर्द भी नहीं मिल सकता। फिर उसने दक्ष की तरफ देखा, ठंडी सांस ली और कहा, इस तरह के निकम्मे आदमी के साथ सारा दिन घूमना थोड़े से फायदे के लिए खरीदा हुआ सच में बेकार है। ऐसा कहकर वह अहंकारपूर्वक दक्ष के पास से चला गया। वह सुंदर युवक एक खेल खेल रहा था और जैसे ही वह दक्ष के पास से गुजरा, उसने अचानक थूक दिया, जिससे दक्ष के जूते पर लार की एक बूंद गिर गई। थूकने के बाद उसने दक्ष की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, माफ़ी चाहता हूँ। कैम्ब्रिज में मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहीं भी थूकने से मना किया था, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे पैर पर ही थूक सकता हूँ। फिर वह अपने फ़ोन पर खेलना जारी रखा और नरसिंह शर्मा के पीछे पीछे भीतरी आंगन में चला गया। मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे नौकर नौकरानियों को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। दक्ष के अंदर आने के बाद ही वे जोर से हंसे। हा, निकम्मा तो निकम्मा ही होता है। युवा मास्टर कपिल उसे धमकाता है और उसकी हिम्मत तो पादने की भी नहीं होती। कितना कमज़ोर आदमी है। उसने हमारे शर्मा परिवार को 200 मिलियन का नुकसान पहुंचाया और शक्तिशाली दुश्मनों को आकर्षित किया। दिन में कितने ही लोग उसे मारना चाहते थे, पर वह औरतों के पीछे छिप गया। वह बिल्कुल बेकार है। जरा रुको। युवा मास्टर कपिल विदेश से पढ़ाई करके पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए लौटे हैं। आज शाम को उन्हें आज की घटना के बारे में पता चला और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि दक्ष को 2 करोड़ वापस करने होंगे, वरना वह उसे मार डालेंगे। दक्ष ने बाकी बातचीत सुनने से इनकार कर दिया। वह पहले से ही जानता था कि वह व्यक्ति कौन है। वह इतने लंबे समय से शर्मा परिवार में था, फिर भी उसने उस युवक को पहली बार देखा था। पता चला कि उसका नाम कपिल था, जो नरसिंह शर्मा का सबसे छोटा बेटा और भवनी का जैविक छोटा भाई था। वह शर्मा परिवार की प्रथम शाखा का वैध पुत्र था, जिसकी कुलीन स्थिति ऐसी थी कि ऋतिका भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। ऐसी अफवाह थी कि उसने विदेश में पढ़ाई की थी और 3 महीने पहले वापस लौटा था, लेकिन वह इस पूरे समय जिंगजोऊ अकादमी में पढ़ाई कर रहा था और आज शाम ही वापस लौटा था। हालांकि जैसे ही कपिल वापस लौटा, उसने घोषणा की कि वह दक्ष से निपटेगा। दक्ष मुस्कुराए, उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। रमेश शर्मा उसे मारना चाहते थे, प्रमोद वीर उसे मारना चाहते थे, उनके पुराने डेस्कमेट मंसूर उन्हें मारना चाहते थे, चेतन परिवार उन्हें मारना चाहता था, कई परिवार उन्हें मारना चाहता था, इतने सारे लोग उन्हें मारना चाहते थे। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के प्रभारी व्यक्ति रविंद्र प्रभात शायद उसे मारना चाहेंगे। सच कहूँ तो उनकी नज़र में कपिल कुछ भी नहीं था। जो कोई भी दक्ष के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, उसे लाइन में इंतजार करना पड़ता था। भवनी, जो पहले ही अपने कमरे में लौट चुकी थी, नहाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नींद खुल गई। अरे नहीं, मैं अपने भाई और पिताजी को याद दिलाना भूल गई कि वे दक्ष को न उकसाएं। वह बिना सोचे समझे लोगों को मार डालता है। मुझे वहां जल्दी जाना है। मेरे प्यारे भाई, प्लीज मौत को दावत मत दो। आंतरिक आंगन, भोजन कक्ष। आमतौर पर यहीं पर ओल्ड मास्टर जी अकेले खाना खाते थे, लेकिन अब यहाँ एक बड़ी गोल मेज पर 1 दर्जन से अधिक कुर्सियां रखी गई थीं। नौकर व्यस्त थे और मेज पहले से ही व्यंजनों से भरी हुई थी। मुख्य सीट और उसके आसपास की 2 सीटें पहले से ही भरी हुई थीं। मुख्य सीट पर ओल्ड मास्टर बैठे थे, उनके दोनों ओर प्रथम शाखा के प्रमुख नरसिंह शर्मा और द्वितीय शाखा के प्रमुख तथा दक्ष के ससुर राकेश शर्मा बैठे थे। तीसरी शाखा के प्रमुख रमेश शर्मा उपस्थित नहीं थे। राकेश शर्मा एक अधेड़ उम्र के आदमी थे, जिनके बाल कटे हुए थे, घनी भौहें और बड़ी आंखें थीं और उनकी मूंछें साफ सुथरी थीं। वे गंभीर थे और उनमें एक जबरदस्त विद्वान जैसा भाव था। वास्तव में वह एक स्वास्थ्य अकादमी के प्रिंसिपल थे। उन दोनों ने दक्ष को देखा, लेकिन उसकी ओर केवल एक नज़र डाली और फिर अपनी नज़रें फेर लीं और ओल्ड मास्टर के साथ बातचीत जारी रखी। हालांकि जब बूढ़े मालिक ने दक्ष को देखा तो उसने हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, दक्ष, तुम यहाँ हो, जल्दी आओ, मेरे पास बैठो। इसके साथ ही वह नरसिंह शर्मा और राकेश शर्मा को भगाने वाला था। नरसिंह शर्मा और राकेश शर्मा, बूढ़े मास्टर, ये तो बहुत ज़्यादा है। हम आपके जैविक पुत्र हैं। दक्ष को अभी भी इतना कृपापात देखकर नौकरों को और भी ईर्ष्या हुई और साथ ही मन बुदबुदाया, जरा ठहरो। युवा मास्टर कपिल शर्मा परिवार का वैध पुत्र है, जो बूढ़े मास्टर का सबसे प्रिय है। तुम निकम्मे, तुमने शर्मा परिवार को 2 करोड़ का नुकसान पहुंचाया और चेतन परिवार और क्यूई संप्रदाय के 2 महत्वपूर्ण लोगों से दुश्मनी मोल ले ली। देखते हैं तुम इसका हल कैसे निकालते हो। दक्ष मुस्कुराया और आगे बढ़कर बैठने लगा,
लेकिन न तो नरसिंह शर्मा और न ही राकेश शर्मा ने हटने का कोई इरादा दिखाया। उनका इरादा ओल्ड मास्टर के आसपास बैठने का था। दक्ष को वास्तव में आते देख उनके हाव भाव अच्छे नहीं थे। दक्ष, इधर आओ। रितिका ने जल्दी से दक्ष को एक साइड सीट पर खींच लिया। नरसिंह शर्मा और अन्य लोग निश्चिंत हो गए। हालांकि बूढ़ा मालिक नाराज था, मुंह फुलाए हुए था। उसने उठकर दक्ष के पास जाने की कोशिश भी की, लेकिन सबके जोरदार शब्दों ने उसे वापस बैठने पर मजबूर कर दिया। बैठे हुए लोगों में सबसे आगे वृद्ध गुरु थे। उनके दोनों ओर प्रथम शाखा के नरेश शर्मा और उनके ससुर राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा के बगल में उनकी सास बैठी थी। उनके बाद रितिका और दक्ष थे। दक्ष के बगल में कुछ खाली सीटें थीं जो तीसरी शाखा की थीं, लेकिन वहां से कोई नहीं आया था। आगे नीचे नरसिंह शर्मा के बगल में बैठे थे शर्मा परिवार के वैद्य सबसे बड़े बेटे कपिल। वह नरेश शर्मा का बेटा था, एक प्रतिभाशाली युवक जो विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। शर्मा परिवार का गौरव था। चाहे ज्ञान हो, संबंध हो या फिर तरीके और ताकत, वह शर्मा परिवार में सबसे श्रेष्ठ था। रितिका दक्ष के बगल में थे, सभी का परिचय दे रहे थे और साथ ही उन्हें ये भी बता रहे थे कि आज रात कम प्रोफाइल रखें, सावधान रहें और परेशानी पैदा न करें। दक्ष ने हंसते हुए कहा, वह उसे क्यूई कंडेंसिंग पिल देने ही वाला था। हमारे शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद कब से मेरे यानी वैद्य बड़े बेटे के साथ एक ही मेज पर बैठने का हकदार हो गया। कपिल ने अपना फोन नीचे रखा, अपनी चॉपस्टिक उठाई, मेज पर हाथ मारा, एक मूंगफली उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह आता है। रितिका तुरंत तनाव में आ गए और कड़वी मुस्कान के साथ बोले। फिर दक्ष के हाथ थपथपाए, उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस उसे कुछ शब्द कहने दो। हालांकि दक्ष उदासीन और पूरी तरह से बेपरवाह दिख रहा था। बाकी सब कपिल की तरफ देखने लगे। उसके पिता नरेश शर्मा शांत भाव से चुपचाप खा रहे थे। उन्हें रोकने का उनका कोई इरादा नहीं था। उसके ससुर और सास का दिल बैठ गया, उनके चेहरे लाल हो गए। उन्होंने कपिल की तरफ देखा, फिर दक्ष की तरफ। उन्होंने नहीं सोचा कि कपिल के शब्द अत्यधिक थे। इसके विपरीत उन्होंने महसूस किया कि दक्ष की वहां मौजूदगी ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। केवल बूढ़े मास्टर जी का चेहरा ठंडा था और मूल रूप से सुखद और हंसमुख रात्रिभोज तुरंत उदास हो गया। हालांकि कपिल को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वह परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, जिसे सबसे अधिक पसंद किया जाता है। आज वह दक्ष को बताने जा रहा था कि शर्मा परिवार का असली स्वामी कौन है। एक निकम्मा दामाद हमारे शर्मा परिवार के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। उसे मेरे साथ एक ही मेज पर खाने का क्या हक है? युवा मालिक, सेवकों, क्या तुम इतने अनुशासनहीन हो गए हो? उसने वहां उपस्थित कुछ नौकरानियों और सेवकों को घूरा, फिर खड़ा हुआ, दक्ष के पास आया, उसके सामने रखी चावल और व्यंजनों की प्लेट उठाई और उन्हें सीधे नौकरानियों पर फेंक दिया। ये चीज तो कुत्ता भी नहीं खाएगा, फिर इसे मेज पर कैसे परोसा जा सकता है? ऐसा कहने के बाद उसने दक्ष की ओर देखा तक नहीं और बस अपनी सीट पर वापस आ गया। उसके फोन स्क्रीन पर उसकी बहन भवनी का एक संदेश आया, भाई दक्ष को उकसाओ मत। 6 अध्याय पूरे हो गए। कल भी अच्छा काम करते रहना। इनाम देने वालों का शुक्रिया शुक्रिया। कपिल ने अपने फोन पर संदेश देखकर भौहें चढ़ाईं। दक्ष को उत्तेजित मत करो। क्या मेरी बहन पागल है? दक्ष तो बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल बेकार का टुकड़ा। शर्मा परिवार का कुत्ता भी उससे ज्यादा ताकतवर है, और उसे उकसाओ मत। वाह। कपिल ने सीधे टेक्स्ट संदेश को डिलीट कर दिया, अपना फोन नीचे रख दिया और दक्ष को ठंडेपन से देखा। दक्ष, तुम निकम्मे हो, क्या तुम जल्दी से नहीं उठोगे? क्या ये कोई ऐसी जगह है जहां तुम बैठ सकते हो? क्या तुम्हें अपनी हैसियत भी नहीं पता? याद रखो, तुम हमारे शर्मा परिवार के एक बेकार दामाद हो। पर्याप्त, बूढ़े मास्टर ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा। दक्ष यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। क्या तुम उसे और मुझे दोनों को भगाना चाहते हो? कपिल शब्दों से चौंक गए, फिर अन्याय महसूस करते हुए बोले, बूढ़े मालिक, मैं आपका सबसे बड़ा वैद्य पोता हूँ। आप उसके जैसे बाहरी व्यक्ति की रक्षा कैसे कर सकते हैं? मैं कई सालों से विदेश में पढ़ाई कर रहा हूँ और हर सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम मुझे बहुत निराश कर रहे हो, मैं बहुत दुखी हूँ। बूढ़े मालिक का दिल तुरंत नर्म पड़ गया, उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई और उन्होंने आह भरते हुए कहा, ठीक है, सब लोग खाओ। छोटा मित्तल यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने उसे बुलाया था, ये तो बस एक भोजन है। कपिल ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की ठंडी चमक गायब नहीं हुई। उसके ससुर और सास सिर झुकाए बैठे रहते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि दक्ष की मौजूदगी उन्हें शर्मिंदा करती है। दक्ष मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसकी सास ली न्यानजियाओ ने कहा, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? बूढ़े मालिक के साथ भोजन करने में क्या मजाक है? तुम्हारी वजह से शर्मा परिवार ने आज 200 मिलियन खो दिए और शर्मा परिवार और किजोंग संप्रदाय को नाराज कर दिया। उनका किसी भी समय सफाया हो सकता है और तुम फिर भी मुस्कुरा सकते हो। इससे पहले कि वे खाना शुरू करते, उसकी सास पहले से ही शत्रुता से भरी हुई थी। रितिका ने विनती की, माँ, कृपया आज रात के खाने के दौरान दक्ष को डांटे नहीं।
वह पहले से ही बहुत कोशिश कर रहा है। उसकी सास गुस्से से आग बबूला हो गई और रितिका को थप्पड़ मारते हुए डांटने लगी, तुम कृतघ्न हो। इसकी वजह से हमारे शर्मा परिवार को 200 मिलियन का नुकसान हुआ है। एल्डर काउंसिल ने पहले ही हमारी दूसरी शाखा की भविष्य की वार्षिक आय से इसे काटने का फैसला कर लिया है, जिसका मतलब है कि हमारे परिवार को अब से टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। तुम दोनों बेरहम हो जो स्पिरिट क्यूई पिल दे रहे हो जो पहले से ही तुम्हारे हाथों में थी। वह बहुत कोशिश कर रहा है। वह हमें शर्मिंदा करने की बहुत कोशिश कर रहा है। उनके ससुर और नरसिंह शर्मा दोनों के चेहरे पर ठंडक थी। दूसरी ओर कपिल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उनके आसपास की नौकरानियों और नौकरानियों ने भी दक्ष का कोई सम्मान नहीं किया। जाहिर है वे सब आज शर्मा परिवार की हार के लिए दक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। दक्ष ने शांति से कहा, क्या ये सिर्फ 200 मिलियन नहीं है? उसकी सास इतनी गुस्से में थी कि वह हंसी, खड़ी हुई, दक्ष की नाक की ओर इशारा किया और गाली दी, क्या ये सिर्फ 200 मिलियन नहीं है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम निकम्मे, क्या तुम जानते हो कि 200 मिलियन कितने होते हैं? ये 200 मिलियन है, 2 रुपये नहीं। क्या तुम इसे समझ भी सकते हो? दक्ष ने 200 मिलियन का चेक निकाला, उसे मेज पर पटक दिया और कहा, मैं अब और दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पत्ते मेज पर रख रहा हूँ। मुझे 200 मिलियन वापस मिल गए हैं। वापस मिल गया। एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए, फिर ध्यान से चेक को देखने लगे। उसकी सास दौड़कर आई, चेक छीन लिया और ध्यान से उसकी जांच की। वह असली था और तभी उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। हाँ, ये सचमुच 200 मिलियन का चेक है। हम अमीर हैं। हाँ, हम अमीर हैं। दक्ष, ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें उकसाऊं नहीं तो तुम पैसे नहीं निकालोगे। जल्दी बताओ, क्या तुम मूल रूप से ये पैसे अपने पास रखने की योजना बना रहे थे? रितिका को सिरदर्द हो रहा था और उसने अपनी माँ को घूरते हुए कहा, माँ, क्या आप उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती? उसकी सास को पैसे मिल गए, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की और ध्यानपूर्वक चेक की जांच की। बाकी सभी लोग भी वहां एकत्र हो गए, उनके चेहरे आश्चर्य और अविश्वास से भरे हुए थे। नरसिंह शर्मा दंग रह गए। उसके ससुर भी अचंभित रह गए। बूढ़े मास्टर जी का चेहरा सदमे से भर गया। नौकर तो और भी अधिक अचंभित हो गए। हालांकि कपिल ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह निकम्मा दक्ष वास्तव में चेक वापस पा सकेगा। दक्ष ने अपनी सास के हाथ से चेक छीन लिया, जिससे वह उसे घूरने लगीं। वह उंगली उठाकर चिल्लाने ही वाली थी, दक्ष, क्या तुम बगावत कर रहे हो? ये चेक हमारे परिवार का है। दक्ष ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि सीधे चेक को बूढ़े मास्टर को लौटा दिया और शांति से कहा, चेक बूढ़े मास्टर का है। आप में से किसी को भी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हर कोई दंग रह गया। उसकी सास इतनी गुस्से में थी कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई थी, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि एक बदसूरत मुस्कान भी निकाली। ये दूसरी बार था। उसकी सास का दिल फटने को हो रहा था। ये दूसरी बार था जब दक्ष ने उसके हाथों से कुछ लेकर दे दिया था। पहली बार स्पिरिट क्यूई पिल थी, इस बार ये 200 मिलियन थी। हालांकि वे चीजें मूल रूप से उसकी नहीं थीं, फिर भी उसे हमेशा लगता था कि उसने 200 मिलियन और एक स्पिरिट क्यूई पिल खो दी है। ये सब दक्ष की गलती थी। सब लोग उस चेक को गौर से देखने लगे। बूढ़े मालिक ने उसे रखा नहीं, बल्कि उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए दक्ष को लौटाते हुए कहा, इसे भूल जाओ, अपने पास रखो। नरसिंह शर्मा और राकेश शर्मा, सास, नौकर चाकर भी अचंभित रह गए। कपिल गुस्से में खड़े हो गए और बोले, बूढ़े मालिक, आप सचमुच बहुत पक्षपाती हैं। मैं आपका सबसे बड़ा वैद्य पोता हूँ। मैंने अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। आप इसे मुझे देने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि इसे इस बाहरी व्यक्ति को दे देते हैं, और वह भी 200 मिलियन। बूढ़े मास्टर ने कहा, यह पैसा लिटिल टैंग द्वारा वापस लाया गया था, इसलिए इसे उसे देना सबसे उचित है। कपिल ने आपत्ति जताई, नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्ष एक बाहरी व्यक्ति है, हमारे शर्मा परिवार का एक बेकार दामाद। उसे 200 मिलियन का क्या अधिकार है? उसकी आंखें लालच से भरी थीं, वह चेक को गौर से देख रहा था। अगर देना ही है तो मुझे दे दो। नरसिंह शर्मा ने कपिल का हाथ खींचा और उसे घूरा, लेकिन उसे रोका नहीं। उसके ससुर और सास इस बार कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर पैसा दक्ष को दे दिया गया तो यह उनके परिवार का होगा और उनके पास दक्ष से इसे पाने के 1000 तरीके हैं। रितिका जल्दी से खड़े हुए और कहा, बूढ़े मालिक, आपको ये पैसा रखना चाहिए। दक्ष के पास पैसा है, मैं उसे रहने का खर्च दूंगा। दक्ष ने भी शांति से कहा, यह सही है बूढ़े मालिक, आप कुत्ते की तरह गरीब हैं। आपको ये पैसा अपने पास रखना चाहिए, मेरे पास नकदी की कमी नहीं है। ओल्ड मास्टर, रितिका ने भी आंखें घुमाईं। वह ऐसे कैसे बात कर सकता है? आपके पास अभी भी पैसा है। बूढ़ा मालिक कुत्ते जितना गरीब है। यदि वह गरीब है तो शर्मा परिवार में किसी के पास पैसा नहीं है। उसकी सास रोने की कगार पर थी, किसी को पीटने को बेताब। इस निकम्मी दक्ष और उसकी नासमझ बेटी ने एक बार फिर 2 करोड़ रुपए ठग लिए थे।
उसे लगा कि आज उसने कुल 400 मिलियन खो दिए हैं। बूढ़े मालिक ने एक क्षण सोचा, फिर मुस्कुराए और पैसे रख दिए। ठीक है, सब लोग खाना खाएं। कपिल ने जब देखा कि उसे पैसे नहीं दिए गए तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। बूढ़े मालिक पर अपना गुस्सा उतारने में असमर्थ, उसने दक्ष की नाक की ओर इशारा करते हुए गाली दी। दक्ष, तुम निकम्मे हारे हुए आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि 20 करोड़ वापस लाना कोई बड़ी उपलब्धि है? कौन जाने तुमने इसे चुराया है या भीख मांग कर तुमने हमारे शर्मा परिवार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। इसे कोई बड़ी बात मत समझो, मैं तुम्हें बता दूं, यही तो तुम्हें करना चाहिए। दक्ष ने कहा, मैंने इसे वापस छीन लिया। इस समय भवनी पहले ही आंतरिक आंगन के द्वार में प्रवेश कर चुका था और उन्मत्तता से दौड़ रहा था, ये सोचते हुए, भाई कृपया मेरे लिए कोई परेशानी पैदा मत करो। स्टॉप्ड। कपिल अभी भी दक्ष की नाक की ओर इशारा कर रहा था और उसे कोस रहा था। उसके ससुराल वालों ने अपना सिर झुका लिया, वे बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। दक्ष की आंखें गहरी हो गईं और उसने कपिल को ठंडी निगाहों से देखा। ये देखकर कपिल को थोड़ा डर लगा, उस नज़र ने उसे बेचैन कर दिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह वैद्य सबसे बड़ा पोता था। एक निकम्मे दामाद से डरने की क्या बात थी? इसके अलावा उसके पिता और दादाजी के यहाँ होने के कारण दक्ष एक बेकार व्यक्ति था, वह उनसे क्यों डरेगा? कपिल ने गुस्से से दक्ष की ओर इशारा किया और चिल्लाया, दक्ष, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? साले, अगर तुझ में हिम्मत है तो आकर मुझे मार। मुझे यकीन नहीं हो रहा, नालायक दामाद, कि तूने मुझ जैसे जायज़ बड़े पोते को मारने की हिम्मत की। और वो चेक, क्या तूने सच में छीन लिया? वाह, मुझे यकीन है तूने उसे अभी अभी उठाया है। वह आगे बढ़ा और जानबूझकर अपना चेहरा बाहर निकाला, वह अपने आप से बहुत प्रसन्न दिख रहा था। रितिका का चेहरा लाल हो गया और उसे शिकायत की घुटन भरी भावना महसूस हुई। लेकिन उसने फिर भी खुद को संयमित रखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर दक्ष ने कोई कदम उठाया तो भविष्य में शर्मा परिवार में उसे और भी कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। नौकर नौकरानियों ने उपहास किया, ये सोचकर कि दक्ष वास्तव में कायर था। युवा मास्टर कपिल ने उसे इस हद तक धकेल दिया था, फिर भी उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दोबारा सोचने पर ऐसा लगता है कि उसे वास्तव में प्रतिरोध करने का कोई अधिकार नहीं था, वह तो बस कूड़ा था, उसके पास प्रतिरोध करने की क्या क्षमता या अधिकार था? नरसिंह शर्मा ने भी उपहास किया, वह चाहता था कि हर कोई जान ले कि शर्मा परिवार किसकी दुनिया है। भले ही दक्ष को शर्मा परिवार में पसंद किया गया था, फिर भी यह उसकी पहली शाखा की दुनिया थी और ओल्ड मास्टर निश्चित रूप से शर्मा परिवार के वैद्य सबसे बड़े पोते पर और भी अधिक लाड़ प्यार करेगा। थप्पड़। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और कपिल को थप्पड़ मारा। जोर तो नहीं था, लेकिन थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। हर कोई दंग रह गया। नरसिंह शर्मा हक्का बक्का रह गया, उसके ससुराल वाले हैरान रह गए। रितिका का चेहरा अविश्वास से भर गया। नौकर पहले से ही डर से कांप रहे थे, कुछ तो अपने बर्तन भी स्थिर नहीं रख पा रहे थे, वे वहीं हक्के बक्के खड़े थे। बूढ़ा मास्टर भावशून्य होकर विचारों में खोया रहा। कपिल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, थप्पड़ से नहीं बल्कि उसके दबे हुए गुस्से से। उसके सिर में खून दौड़ रहा था, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। फिर उसका चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? थप्पड़। दक्ष ने उसे फिर से थप्पड़ मारा और कहा, क्या तुमने मुझे तुम्हें मारने के लिए नहीं कहा था? कपिल तुरंत क्रोध से भर गया और आगे बढ़ने को तैयार हो गया, लेकिन नरसिंह शर्मा ने उसे रोक लिया। उसका चेहरा गंभीर था और कहा, वेनरुपे, बैठ जाओ। कपिल दहाड़ा, मैं बैठ जाऊं? उसने मुझे मारा, एक निकम्मे ने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं उसे मार डालूंगा। टकराना? बस, तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? बूढ़े मास्टर जी गरजे, उनकी आवाज गरज रही थी। तुरंत नौकरानियां और सेवक डर के मारे जमीन पर घुटने टेक दिए, मन ही मन खुश हो रहे थे कि बूढ़ा मालिक नाराज था, जिसका मतलब था कि दक्ष बर्बाद हो गया था। कपिल को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उसने तुरंत जाकर बूढ़े मालिक की बांह पकड़ ली और कहा, बूढ़े मालिक, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। इस निकम्मे दक्ष ने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। क्या वह मुझे मार रहा था? वह आपको मार रहा था। बूढ़े मास्टर जी ने सख्ती से चिल्लाकर अपना हाथ झटक दिया और कहा, ठीक है, ये भोजन समाप्त हो गया है, सब लोग विदा हो जाओ। फिर उसने अपनी आस्तीनें उतारी और चला गया, पीछे छोड़कर भ्रमित भीड़ और एक अन्यायी कपिल। रितिका और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। शुरू में उन्हें लगा कि दक्ष मुसीबत में है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ओल्ड मास्टर ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। बूढ़े मास्टर को जाते देख कपिल भड़क कर फिर से आगे बढ़ने वाला था, लेकिन नरसिंह शर्मा ने उसे मजबूती से रोक लिया। ठीक है, तुम अभी वापस आ गए, अपने दादा को तुम्हें नापसंद मत करने दो, नरसिंह शर्मा ने गहरी आवाज में कहा। फिर उसने दक्ष को ठंडी निगाह से देखा। दक्ष, तुम सचमुच कुछ खास हो। दरअसल वह दक्ष को समझ ही नहीं पाया। इस आदमी में अजीब ताकत थी, शायद किसी साधारण दोयम दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर। चेतन परिवार का संरक्षक चेन रुपे भी अपनी 30% ताकत लगाकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका।
इसलिए नरसिंह शर्मा ने कपिल को विस्फोट नहीं करने दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें नुकसान होगा। बदला लेने के कई तरीके थे, जरूरी नहीं कि आज रात ही ऐसा हो, लेकिन आज रात वह पहले से ही दक्ष से सख्त नापसंदगी रख चुका था। नरसिंह शर्मा को क्रोधित देखकर उसके ससुराल वाले जल्दी से उसे शांत करने के लिए गए और कपिल को भी सांत्वना दी। वेनरुपे, गुस्सा मत हो, मैं दक्ष को तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए भेज दूंगा। उसके ससुर ने सख्ती से चिल्लाकर कहा, दक्ष यहाँ आओ और घुटने टेककर कपिल से माफी मांगो। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? उसकी सास ने भी डांटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। दक्ष ने रितिका का हाथ पकड़ा, हंसा और जाने के लिए मुड़ा। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? मुझे आदेश देने का साहस? जैसे ही दक्ष और रितिका चले गए, उनके ससुर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उनके शब्दों की अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा और तुरंत क्रोध से फट पड़े। उसके ससुराल वाले बाहर खड़े होकर दक्ष की पीछे हत्ती पीठ की ओर इशारा कर रहे थे, उसे कोस रहे थे, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। रितिका वास्तव में वापस जाना चाहती थी और उसके लिए विनती करना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि दक्ष शायद इस समय बहुत निराश था और उसे उसकी संगति की आवश्यकता थी, इसलिए वह दक्ष के साथ घर चली गई। दोनों चुपचाप घर की ओर चले। भवनी भीतरी हॉल में आई और उन्होंने देखा कि सभी लोग अस्त व्यस्त थे, लेकिन उनके छोटे भाई कपिल ठीक थे और उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। सौभाग्य से दक्ष ने अपना चेहरा दिखाया और कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसका भाई इतना गुस्से में क्यों लग रहा था और सब उसे लगातार दिलासा दे रहे थे। भवनी आश्चर्यचकित होकर पास आए और बोले, भाई क्या हुआ? नरसिंह शर्मा और उनके ससुराल वाले दक्ष को दोषी ठहराने वाले थे, लेकिन कपिल ने सबसे पहले खुद को संभाला और कहा, कुछ भी गलत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हालांकि वह अपने दिल में सोच रहा था, धिक्कार है दक्ष, उसने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें देर सवेर मार डालूंगा। भवनी ने पूछा, क्या आपका दक्ष के साथ झगड़ा हुआ था और उसने आपको मारा था? हा, कपिल बेतहाशा हंसा और अहंकार से बोला, वह निकम्मा है, उसने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बहन, याद रखना, दक्ष तो बस कूड़ा है। वह अपनी बहन के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहता था, ऐसा करना बहुत शर्मनाक होगा, लेकिन उसे निश्चित रूप से बदला लेना था। नरसिंह शर्मा और बगल में खड़े अन्य लोग थोड़े असहज हो गए, कुछ बार खांसे और फिर चले गए। भवनी ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, और भविष्य में दक्ष को उकसाना मत, वह बहुत शक्तिशाली है। कपिल ईर्ष्या से ग्रस्त था, वह चाहता था कि वह दक्ष का गला घोंटकर उसे मार डाले। बहन, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वैसे मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कल दोपहर को मुझे एक लड़की के साथ रायपुर में स्टारबक्स जाना है। क्या आपके पास BMW नहीं है? मुझे उधार दे दो। भवनी ने कहा, मुझे वह कार चाहिए। तुम मेरे भाई हो और अगर तुम लड़कियों को लेने जा रहे हो तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें सबसे अच्छी कार दूंगा। चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें एक रोल्स रॉयस उधार दूंगा ताकि तुम खूब मजे करो। कपिल ये सुनकर बहुत खुश हुए, मुझे एक रंगीन काली रोल्स रॉयस चाहिए जो मर्दों की सवारी हो। भवनी ने एक पल सोचा और कहा, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति के पास एक है। कपिल पहले से ही बहुत खुश था और कल्पना कर रहा था कि वह कल शहर में रोल्स रॉयस कार चलाएगा और शायद किसी को रिझाएगा भी। दक्ष और रितिका घर चले गए। इस दौरान उसके ससुराल वाले दक्ष को डांटने के लिए फोन करते रहे। रितिका को भयंकर सिरदर्द था और उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने काफी समय लगाया, तब जाकर वे थोड़ा शांत हुए। हालांकि जब वे घर पहुंचे तो उनकी सास और नंद रिया भी उनके पीछे आ गईं, उनकी नंद गाड़ी चला रही थीं। दोनों पक्ष लगभग एक ही समय पर पहुंचे। रिया ने दक्ष की निगाहें महसूस की, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए और कंधे उचका दिए। उसका मुंह ऐसे हिल रहा था मानो कह रहा हो, मैं इसमें मदद नहीं कर सकती, उसने मुझे मजबूर किया। जैसे ही उसकी सास कार से बाहर निकली, वह दक्ष के पास गई, उसकी नाक की ओर इशारा किया और गाली देते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी परेशानी खड़ी कर दी है? दक्ष ने दरवाजा खोला, अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ एक ही सहज गति में। तीनों महिलाएं, उनकी सास और उनकी दो बेटियां, दरवाजे के बाहर एक दूसरे को निराशा से देखते हुए खड़ी रहीं। बैंग बैंग बैंग। उसकी सास गुस्से में थी और चिल्लाई, दक्ष, तुम किस पर एटीट्यूड दिखा रही हो? क्या मैं तुमसे कुछ शब्द भी नहीं कह सकती? यहाँ से निकल जाओ, अगर मैंने आज तुम्हें नहीं फाड़ा तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। वह चीखी और दहाड़ी, लेकिन दक्ष का दरवाज़ा खोलने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने कुछ कपड़े उठाए और नहाने चला गया। वह केवल कल से शुरू होने वाली पूर्वी उपनगर भूमि की योजना के बारे में ही सोच सकता था, वह उससे परेशान नहीं हो सकता था। क्लिक करें। रितिका ने दरवाज़ा खोला। वह व्यंग्यात्मक और असहाय भाव से मुस्कुराई और काफ़ी देर तक अपनी सास को मनाने की कोशिश करती रही। माँ, उसे डांटना बंद करो, आज इतना कुछ हो गया है और वह तो एक साधारण इंसान है। तुम उससे बहस क्यों कर रही हो?
उसकी सास ने चिढ़कर कहा, एक साधारण व्यक्ति होने में क्या बुराई है? क्या एक साधारण व्यक्ति को वह सब करने की छूट है जो वह चाहता है? क्या एक साधारण व्यक्ति की बात हमेशा सही होती है? मैंने तुम्हें तब कहा था कि इस निकम्मे से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मुसीबत आ गई है, तुमने कपिल को नाराज कर दिया है और अब से शर्मा परिवार में मुश्किलें आएंगी। वह बड़बड़ाए, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसने मुझे 400 मिलियन और एक क्यूई कंडेंसिंग पिल से वंचित कर दिया। रितिका ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए असहायता से अपना सिर हिलाया। रिया, उसकी भाभी, सोफे पर लेट गई और बोली, वह पैसा शुरू से ही तुम्हारा नहीं था, तो तुमने क्या खोया? इसके अलावा क्यूई संघनन गोली तीसरे चाचा को दे दी गई और अब हमारे परिवार में 2 प्रथम श्रेणी के स्वामी हैं। इसमें खुश क्यों न हो? उसकी सास ने शाप दिया, हे कृतघ्न उराव स्त्री, उस निकम्मे ने तुझे क्या लाभ दिया कि तू उसके बारे में इतनी प्रशंसा से बोल रही है? अगर हमारे पास 2 प्रथम श्रेणी के स्वामी हो सकते हैं तो दूसरा हमारे परिवार से क्यों नहीं हो सकता? अगर रुओकिन प्रथम श्रेणी के स्वामी बन गए तो हमारी दूसरी शाखा की स्थिति और भी सुरक्षित हो जाएगी। रिया ने तुरंत बोलने की हिम्मत नहीं की। उसकी मां को समय से पहले रजोनिवृत्ति हो गई थी। रितिका को भी थोड़ा अफसोस हुआ और वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दक्ष नहाकर और पजामा पहनकर बाहर चला गया। उन्होंने शांति से कहा, ये तो बस एक क्यूई कंडेंसिंग पिल है। ऐसा नहीं है कि किसी और के पास यह नहीं है। उसकी सास ने व्यंग्य किया, ये तो बहुत मज़ेदार है। ये क्यूई कंडेंसिंग पिल है, डॉनी यन नहीं। यह ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम सिर्फ सपने ही देख सकती हो। अगर तुम इसे बना सको तो मैं सिर के बल खड़े होकर पेशाब कर दूंगी। खनक, दक्ष के हाथ में 2 छोटी भारतीय मिट्टी की बोतलें थीं। उसने ढक्कन खोले, हर बोतल में एक क्यूई संघनन गोली थी। याद रखो, 2 बार पेशाब करो। हिस, रितिका ने आश्चर्य और खुशी से आंखें चौड़ी कर लीं। जब उसने भारतीय मिट्टी की बोतलें छीन लीं तो उसने कहा, ये वास्तव में एक क्यूई संघनक गोली है और ये दोनों पुराने मास्टर के पास वाली गोली से भी अधिक शुद्ध हैं। रिया दंग रह गई। उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने क्यूई संघनन गोलियों को देखा, फिर दक्ष को अविश्वास से देखा। उसकी सास भी अचंभित थी। उसने अभी अभी मन्नत मानी थी और दक्ष ने पहले ही क्यूई संघनन गोलियां बना ली थीं। यह इतनी जल्दी थी कि इसे मुंह पर तमाचा नहीं मारा जा सकता था, है न? उसने अपने लाल हो चुके चेहरे को दबाया और क्यूई कंडेंसिंग पिल्स को ध्यान से देखा। एक मेडिकल प्रोफेसर होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें क्यूई कंडेंसिंग पिल्स ही पहचान लिया। शर्म और गुस्सा, उसकी सास शर्मिंदा भी थी और गुस्सा भी, लेकिन ज्यादातर खुश भी। आपको ये 2 क्यूई संघनक गोलियां कहाँ से मिलीं? रितिका ने आश्चर्य और प्रसन्नता से पूछा। दक्ष ने शांति से कहा, जब मैं क्यूई संप्रदाय के उन 2 बूढ़े लोगों के पीछे गया तो उन्होंने उस चेक के साथ उन्हें भी जमीन पर फेंक दिया। रितिका ने कहा, जैसा कि क्यूई संप्रदाय से उम्मीद की जाती है, वे वास्तव में धनी और प्रभावशाली हैं। उन्हें 200 मिलियन की भी परवाह नहीं है और वे बस 2 क्यूई संघनक गोलियां यूं ही फेंक देते हैं। उसकी सास ने भी आह भरते हुए कहा, हाँ, वे सचमुच धनी और प्रभावशाली हैं। दक्ष, क्या ये दोनों माँ बेटी मूर्ख हैं या क्या? वे सत्य पर विश्वास नहीं करते, लेकिन झूठ पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। रिया ने मुंह बनाया। उसे हमेशा यही लगता था कि आज दक्ष का कुछ देर के लिए गायब होना चेक और क्यूई कंडेंसिंग पिल्स वापस पाने के लिए था। उसने अंदाजा लगाया कि क्यूई संप्रदाय के वे दोनों सदस्य या तो मर गए होंगे या अपंग। दक्ष ने कहा, जल्दी करो और क्यूई संघनक गोलियों को परिष्कृत करो और प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश करो। रितिका ने भारी स्वर में सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए केवल एक की आवश्यकता है, इसलिए दूसरे को निपटान के लिए पुराने मास्टर को सौंप दिया जाना चाहिए। इसका तुरंत ही दक्ष और उसकी सास ने संयुक्त रूप से विरोध किया। रिया ने भी आंखें घुमाईं। उसकी बहन तो बिल्कुल मूर्ख थी। रितिका ने इसे सौंपने पर जोर दिया। दक्ष ने कहा, पहले तुम खेती करो, अगर सफल हो जाओ तो इसे सौंप दो। रितिका ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से एक गोली निगलने लगी, फिर ध्यान में बैठ गई। 1 घंटे बाद उसकी आभा प्रथम श्रेणी के दायरे के बहुत करीब थी, लेकिन वह अभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाई थी। आंखें खोलते ही उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कमजोरी से कहा, छोड़ो भी, क्योंकि तुम इसे न देने पर अड़े हो, मैं तुम्हारे अच्छे इरादों पर पानी नहीं फेर सकती। मुझे दूसरा भी दे दो। सब लोग। दूसरी गोली लेने के बाद रितिका की आभा लगातार बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। बाकी सब सो गए और सिर्फ दक्ष ही जाग रही थी, उसकी रखवाली कर रही थी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही थी। अगली सुबह रितिका ने एक स्पष्ट लंबी चीख मारी, ताज़ा महसूस किया और उसकी आभा तुरंत प्रथम श्रेणी के दायरे में प्रवेश कर गई। हाँ, मैं भी प्रथम श्रेणी का मास्टर हूँ, रितिका ने प्रसन्नता से कहा। उसकी सास और अन्य लोग भी पुनः बहुत खुश होकर एकत्रित हो गए, विशेषकर उसकी सास जो किसी बात पर बड़बड़ा रही थी। साथ ही वह दक्ष की नज़र से बचने की भी कोशिश कर रही थी।
दक्ष उसे देखता रहा। सास जी, लगता है आपने कल कोई वादा किया था। क्या अब उसे पूरा करने का समय नहीं आ गया है? उसकी सास ने कहा, मुझे अभी भी काम पर जाना है। मैं शायद अगले कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊंगी। फिर वह भाग गई। हालांकि रितिका ने दक्ष को घूरा और इस बात की परवाह किए बिना कि रिया पास में है, वह ऊपर गई और दक्ष को चूम लिया। एक त्वरित स्पर्श और मुक्ति। पति, धन्यवाद, दक्ष ने हंसते हुए कहा। पत्नी, तुमने कल क्या कहा था कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? रितिका का चेहरा लाल हो गया। मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और मैं अभी अभी बाहर आई हूँ। मैं लगभग गिर ही गई थी। मैं सैनिटरी पैड लगाने जा रही हूँ। फिर वह भाग गई। बैंग बैंग बैंग, दरवाज़ा खटखटाया गया। दक्ष थोड़ा नाराज हुआ। इतनी सुबह सुबह इस समय दरवाज़ा खटखटाने की इतनी बेपरवाही किसने की? उसने दरवाज़ा खोला। वह भवनी थी, पहली शाखा की सबसे बड़ी बेटी। वह अपनी BMW चला रही थी, लेकिन उसे दक्ष को लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं था। अंदर आकर उसने रिया और रितिका का अभिवादन किया, फिर कुछ देर बातें की और हंसी मजाक किया। आधा घंटा बीत गया और तीनों महिलाएं पहले से ही अच्छी तरह घुल मिल रही थीं। भवनी ने अचानक दक्ष की ओर हाथ हिलाया और कहा, दक्ष, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी एक कार अपने भाई को अपने इस्तेमाल के लिए उधार देने की योजना बना रहा हूँ। ये वही रंगीन काली रोल्स रॉयस है। दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, दफा हो जाओ। हालांकि भवनी चिंतित हो गए और बोले, क्या आप कंजूस नहीं हो रहे हैं? मैं इसे बस थोड़ी देर के लिए चलाने जा रहा हूँ। इस बार मैं इसे आपको जल्दी वापस कर दूंगा। फिर उसने रितिका का हाथ पकड़ लिया और गर्व से कहा, मना करने का कोई फायदा नहीं है। रुओकिन पहले ही सहमत हो चुका है। भवनी ने विजयी भाव से रितिका को आगे खींच लिया और उसे मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसने आत्मसंतुष्ट होकर भौहें उठाईं। मना करने से कोई फायदा नहीं है, रुकिन पहले ही मान चुका है। रितिका थोड़ा परेशान दिखे और बोले, दक्ष, हम रिश्तेदार हैं और चूंकि हमने पहले ही BMW उधार ले ली है, इसलिए एक और रोल्स रॉयस उधार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले कि दक्ष कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, भवनी दौड़कर आया, उसकी जेबों में हाथ डाला, चाबियां ढूंढी और भाग गया। जाते समय वह चिल्लाई, चुनयुन, मुझे BMW वापस ले जाने में मदद करो। मैं किसी दिन तुम्हें एक खूबसूरत लड़के से मिलवाऊंगी। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, वह खुद एक बूढ़ी नौकरानी है और वह मुझे सुंदर लड़कों से मिलवा रही है। लेकिन वह फिर भी बाहर चली गई। घर में केवल दक्ष और रितिका ही बचे थे। उनकी नज़रें मिल रही थीं। दक्ष अपनी अप्रियता भूल गया, उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। पत्नी, क्या हम एक बच्चा पैदा करें? रितिका तुरंत घबरा गए और बोले, अभी समय नहीं है। मैं अभी प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में पहुंचा हूं और मुझे अपनी नींव मजबूत करने की ज़रूरत है। और मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट 1 महीने में है। मुझे प्रथम स्थान जीतने और QE साधना गोली प्राप्त करने के लिए इसकी तैयारी भी करनी होगी। दक्ष ने कहा, इससे हमारे बच्चे पैदा करने में कोई बाधा नहीं होगी। रितिका ने कहा, नहीं, मुझे तब अच्छा प्रदर्शन करना होगा, इसलिए मैं इस गति को नहीं तोड़ सकता। मुझे माफ़ करना, चलो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद तक इंतज़ार करते हैं। दक्ष ने मन ही मन उस शापित मार्शल आर्ट टूर्नामेंट पर नाराज़गी जताई। ठीक है, ये तय हो गया है। मैं भी उस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लूंगा और सबको हरा दूंगा। उन्होंने अचानक कहा, पत्नी, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद जब वहाँ बहुत से लोग होंगे, हम एक मेकअप शादी क्यों न करें? मेकअप शादी? रितिका का दिल थोड़ा उत्तेजित हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सब सच्ची बातें हैं। वास्तव में वह ललचा गई थी। दक्ष को चुप देखकर रितिका ने सोचा कि वह गुस्से में है और खुद से बुदबुदाया, दक्ष, अगर तुम कुछ हासिल नहीं कर पाई तो मेकअप शादी सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। विशेष रूप से मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बाद इससे और अधिक लोग हंसेंगे। ये सोचते हुए उसने कहा, दक्ष, मैं आज ओल्ड मास्टर का अभिवादन करने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे और फिर हम कंपनी जा सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए एक काम का प्रबंध कर दूंगी। दक्ष ने मना कर दिया, नहीं, आज मुझे भी कुछ काम है। मैंने पूर्वी उपनगरों में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा है और मैं आज उसे अपने कब्जे में लेने जा रहा हूं और सोचूंगा कि उसे कैसे विकसित किया जाए। रितिका ने उसके माथे पर थपथपाया। हम फिर से शुरू करते हैं। आप कैसे खरीद सकते हैं? रुको, तुम गंभीर नहीं हो, है ना? रितिका अचानक जाग गईं, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक संभावना के बारे में सोच रही थीं। मिस्टर ये और बाकी लोग दक्ष के प्रति इतने विचारशील क्यों थे? क्या सच में दक्ष ने उनके परिवार की ज़मीन खरीद ली थी और इसीलिए? दक्ष ने कहा, यह शुरू से ही सच था। रितिका को अचानक बहुत बड़ा झटका लगा और वे बोले, लेकिन आप 300 मिलियन की ज़मीन कैसे खरीद सकते हैं? ये तो 300 मिलियन है। मैंने आपको हर महीने जीवन यापन के खर्च के लिए बस कुछ हज़ार ही दिए थे। दक्ष ने कहा, मेरे पास पैसा है।
रितिका ने दक्ष की आंखों में गौर से देखा, फिर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार मुझे समझ आ गया कि हर कोई तुमसे इतना ईर्ष्या क्यों करता है। अफसोस, ओल्ड मास्टर तुम्हारे प्रति बहुत अच्छे हैं। उसने गलत समझा था, ये सोचकर कि ओल्ड मास्टर ने दक्ष को धन दिया था। कल रात भोजन के समय ओल्ड मास्टर ने दक्ष को 200 मिलियन देने का इरादा किया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने पहले 300 मिलियन दिए थे। कोई बात नहीं, हालांकि तुमने बेकार बंजर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा है, कम से कम इसका इस्तेमाल असल जिंदगी में CS के लिए तो किया जा सकता है। तुम इसके साथ जो चाहो करो। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद मैं तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। उसने महसूस किया कि दक्ष ने जमीन का एक बेकार टुकड़ा खरीदा था, इसलिए इसे बर्बाद करना ठीक था, क्योंकि यह वैसे भी उनका अपना पैसा नहीं था। दक्ष ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरी योजना पहले एक स्कूल, फिर एक अस्पताल और अंत में स्कूल जिला आवास बनाने की है, खास तौर पर स्कूल जिला आवास बेचने के लिए। आप क्या सोचते हैं? रितिका जोर से हंस पड़ी, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने सिर हिलाया। दक्ष, तुम्हें सचमुच बिजनेस की जरा भी समझ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देती, आखिरकार तुम्हारा ज्ञान, तरीके, योग्यताएं और संपर्क सब मुझसे कमतर हैं। लेकिन निराश मत होइए, मैं भविष्य में धीरे धीरे आपको प्रशिक्षित करूंगा। रितिका ने कुछ सांत्वना दी, फिर समझाया, पूर्वी उपनगर एक बंजर भूमि है जो सागरनगार शहर की सीमा से लगा हुआ है और समुद्र के सामने है, लेकिन वहाँ कई छोटी पहाड़ियाँ और जंगल हैं और परिवहन अविकसित है, इसलिए यह विकास के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर आप घर बनाते हैं तो कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। अगर आप स्कूल बनाते हैं तो कोई पढ़ने नहीं जाएगा। जहाँ तक अस्पतालों की बात है तो और भी कम लोग वहाँ जाने को तैयार होंगे। इसके बाद उसने दक्ष के मन में यह विचार बैठा दिया कि पूर्वी उपनगर बंजर भूमि है और उसका विकास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दक्ष ने कोई ध्यान नहीं दिया। रितिका को उसके विचार नए तो लगे, लेकिन उसने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि दक्ष के पास शायद पैसे नहीं बचे होंगे, इसलिए अगर उसके पास ये विचार थे भी तो वे सिर्फ सैद्धांतिक थे और निश्चित रूप से साकार नहीं हो सकते थे। अंत में रितिका अपनी ताकत की रिपोर्ट करने के लिए शर्मा परिवार के पास लौट आईं, फिर काम पर चली गईं। दूसरी ओर दक्ष ने एक वीचैट समूह बनाया और उसमें श्री ए, श्री कियान, श्री वांग और श्री झांग को जोड़ा। उन्होंने पूर्वी उपनगरों में भूमि विकसित करने के अपने विचार को दोहराया, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। काफी देर बाद श्री ये यजनेश ने अंततः उत्तर दिया, श्री मित्तल, वास्तव में हमारे ये परिवार ने भी पहले इस बारे में सोचा था, लेकिन बाद में पाया कि इसे प्राप्त करना असंभव था। सबसे पहले पूर्वी उपनगर समुद्र के सामने है और भूमि असमान है, कई पहाड़ियां और जंगल हैं, गड्ढेदार और असमान हैं, जिससे इलाके को विकसित करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, पूर्वी उपनगरों में हमारे पास केवल 3 लाख वर्ग फुट जमीन है, जबकि पूरा पूर्वी उपनगर काफी बड़ा है। केंद्रीय क्षेत्र के पास अभी भी लगभग 7 लाख वर्ग फुट समतल जमीन है। सभी गरीब ग्रामीण इलाके हैं, बहुत जिद्दी हैं, हमें सड़क बनाने नहीं देंगे। आपके सारे विचार उन कुछ गरीब गांवों तक ही सीमित रहेंगे। श्री वांग और अन्य लोगों ने भी समूह में दक्ष को समझाने की कोशिश की और श्री ये को लगा कि उन्होंने दक्ष को धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने उसे दिलासा दिया, अगर हम उन कुछ गरीब गांवों को जोड़ सकें, सड़कें बना सकें और फिर पूर्वी उपनगरों की सभी पहाड़ियों को समतल कर सकें तो इसे विकसित किया जा सकता है। दुर्भाग्य से ये बिल्कुल असंभव है। यदि इसे सचमुच विकसित किया जा सकता है तो मैं इसे विकसित करने में आपकी मदद करूंगा, घर, इमारतें जो भी बनवाऊंगा। दक्ष मुस्कुराए और बोली, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अपनी बात से पीछे मत हटना। फिर उन्होंने श्री वांग को एक निजी संदेश भेजा, श्री वांग, पूर्वी उपनगरों में शेष 7 लाख वर्ग फुट जमीन खरीदने में कितना खर्च आएगा? घर पर सुमेश्वर अपना फोन पकड़े हुए थे, उनका हाथ कांप रहा था, लगभग गिर ही गया था। उनके दोनों बेटे उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। सुमेश्वर ने जल्दी से दक्ष को बुलाया, मिस्टर दक्ष, क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? ये 7 लाख वर्ग फुट जमीन है, क्या आप इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं? दक्ष ने कहा, क्या कोई रास्ता है? पैसा कोई मुद्दा नहीं है। सुमेश्वर की आंखों में आंसू आ गए, पैसे के मामले में कोई भी बात मायने नहीं रखती। मैं कल रात वापस आया और आपके लिए पूर्वी उपनगरों में शेष 7 लाख वर्ग फुट जमीन का अनुमान लगाया। इसकी लागत शायद 600 मिलियन से ज्यादा होगी, लगभग 700 मिलियन, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी है। दक्ष ने सीधे कहा, इतना सस्ता? अच्छा, मैं इसे ले लूंगा। सुमेश्वर उछल पड़ा, मिस्टर दक्ष, क्या आप सचमुच गंभीर हैं? ये 700 मिलियन है, आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? कुछ पैसे कमाने के लिए और अपनी पत्नी के लिए एक आकर्षक शादी का आयोजन करने के लिए? दक्ष मुस्कुराया, पहले आप सबको इसकी जानकारी दें और कहें कि मैं 7 लाख वर्ग फुट जमीन खरीदना चाहता हूं। फिर क्या आप आज दोपहर मेरे साथ पूर्वी उपनगरों में जाकर देखने के लिए स्वतंत्र हैं? सुमेश्वर ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, चिंता मत करो, 1 घंटे में मैं पूर्वी उपनगरों के सभी गांवों को इसके बारे में बता दूंगा। पैसे मिलने पर वे सभी यहां आकर बहुत खुश होंगे।
ये कैसा रहेगा, पूर्वी उपनगरों में एक स्टारबक्स है, चलो वहां मिलते हैं। दोपहर में सोमेश्वर ने दक्ष को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि स्टारबक्स के मालिक सहित रायपुर में सभी लोग पहले से ही विध्वंस के बारे में जानते थे। उन्होंने दक्ष को पुनः आमंत्रित किया कि वह रायपुर में व्यक्तिगत रूप से जाकर स्वयं देखे, उसके बाद ही यह निर्णय ले कि विध्वंस के लिए वास्तव में भुगतान करना है या नहीं। दक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी, वह सीधे पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार था, लेकिन चूंकि सोमेश्वर बहुत जिम्मेदार था इसलिए वह जाकर देखने के लिए तैयार हो गया। वह अपनी चमकदार बहुरंगी काली रोल्स रॉयस कार चलाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि भवनी उसे भगा ले गई है। उसने उसे फोन करके पूछा, तुम मेरी कार कब लौटा रही हो? भवनी, कार? कौन सी कार? ओह, मेरा भाई इसे लड़कियों को लेने रायपुर चला गया। वहां मत जाओ, तुम बहुत सुंदर और अमीर हो, मुझे डर है कि तुम उसका ध्यान खींच लोगे। फिर उसने फोन काट दिया। दक्ष अवाक रह गया, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी जब उसने कपिल के बारे में सोचा। रायपुर, हे, वह उस घमंडी बड़े पोते से मिलने के लिए उत्सुक था। फिर हाल की घटनाओं के बारे में सोचते हुए दक्ष मंद मंद मुस्कुराया। 2 दिन में 3 काम करने होंगे। सुबह उसकी बहन का अभिभावक शिक्षक सम्मेलन, दोपहर में जी का फार्मेसी उत्पाद लॉन्च और शाम को चेतन परिवार का मेल मिलाप रात्रिभोज। हालांकि शाम का भोज वैकल्पिक था क्योंकि वे उसे बेकार दामाद कहते रहे, इसलिए दक्ष ने उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाई। दिव्य चिकित्सक फोन क्यू के आगमन से दक्ष थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या उसका प्रकट होना एक संयोग था या क्या वह दक्ष के अस्तित्व के बारे में जानता था? ये दिव्य चिकित्सक, जिसे अतीत में उसके पिता के परिवार द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, दक्ष द्वारा कोई भी तैयारी करने से पहले ही सागरनगर शहर में आ चुका था। बीप बीप बीप। अचानक सिमरन ने फोन किया। गाड़ी चलाते हुए दक्ष ने फोन का जवाब दिया। क्या हो रहा है बिग फेस लिन? सिमरन, वह फोन पर चिल्लाई। दक्ष, क्या तुम अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? दक्ष ने कहा, तुम फिर से मेरे रक्षक कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हें कल वादे के मुताबिक रात के खाने पर न आने के लिए भी दोषी नहीं ठहराया। सिमरन ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि कल क्या हुआ था? रास्ते में क्या तुमने 2 बूढ़ों को धोखा दिया था? वे शर्मा परिवार के पास जाना चाहते थे और तुमने उन्हें गलत रास्ता बता दिया था, है ना? दक्ष ने 2 बूढ़े लोगों फैंग और यून के बारे में सोचा और वे उसके दिमाग में आए। ओह, आप उन 2 अंधे कलाकारों की बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें गलत दिशा नहीं दी थी, वे बस बहुत तेज थे और आगे निकल गए। सिमरन दहाड़ा, विषय बदलने की कोशिश मत करो बूढ़े आदमी। वे 2 बूढ़े कल तुमसे बदला लेना चाहते थे और मेरे मालिक और सुषमा ने उन्हें धोखे से एक होटल में बुला लिया। हिस, दक्ष हौंकते हुए बोला, क्या तुम दोनों इतने प्यासे हो? सिमरन, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूं? सिमरन पागल हो रही थी, उसने गुस्से में कहा, उन 2 बूढ़ों पर हमने घात लगाकर हमला किया था। मेरे गुरु के साथ एक महान विशेषज्ञ था जिसने उन्हें हरा दिया और अब वे रायपुर की ओर भाग गए हैं। सावधान रहो, अगले कुछ दिनों तक वहां मत जाना, कहीं तुम उनसे न टकरा जाओ। इस समय कार के नेविगेशन ने अचानक संकेत दिया, आप रायपुर ग्रामीण सड़क में प्रवेश करने वाले हैं, गति सीमा 40 है, कृपया धीमी गति से चलें। सिमरन, मुझे मत बताओ कि तुम अभी रायपुर जा रहे हो। दक्ष खिलखिलाकर हंसा और बोला, हाँ, क्या संयोग है? संयोग से मेरा पैर। घूमो और घर जाओ, वहां मत जाओ। सिमरन चिंतित होकर चिल्लाया। दक्ष मुस्कुराया और कहा, डीन लिन, चिंता मत करो। इसके अलावा अपने आप को तैयार करो, मैं जल्द ही एक अस्पताल खोलने की योजना बना रहा हूं और मुझे कर्मचारियों को व्यवस्थित करने के लिए आपकी आवश्यकता होगी। जहां तक उन 2 अंधे कलाकारों का सवाल है, अगर वे आएं तो उन्हें पीटकर भगा दो। सिमरन चिंतित हो गया, आप उन्हें कैसे हराएंगे? दक्ष ने कहा, अपनी मुट्ठियों से। फिर उन्होंने फोन रख दिया और रायपुर स्थित स्टारबक्स की ओर चल पड़े। यह क्षेत्र विरल आबादी वाला था, इसलिए यहाँ स्टारबक्स ने स्वाभाविक रूप से गांव के युवाओं को आकर्षित किया और प्रवेश द्वार पर एक चमकदार रोल्स रॉयस पहले से ही खड़ी थी। स्टारबक्स के अंदर शांत वातावरण में एक व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा था, हे, मैं आपको बता दूं, हमारे परिवार का वो बेकार दामाद दक्ष, जब वो मुझे देखता है तो उसे रास्ता बदलना पड़ता है। वो सच में ऐसा इंसान है जिसे हर कोई कुत्ते की तरह धमकाता है। शर्मा परिवार के कपिल एक महिला के सामने शेखी बघार रहे थे। मेज पर 2 कप कॉफी, एक प्लेट केक और रोल्स रॉयस कार की चाबियों का एक सेट था। वह महिला बुद्धिमान और सुंदर थी। कपिल की भव्य घोषणाएं सुनते हुए उसने सहयोगात्मक रूप से प्रशंसा के भाव प्रकट किए। यह एक ऐसी महिला थी जो लोगों के भाव पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह कपिल से 2 या 3 साल बड़ी थी, सुनहरे बाल और फैशनेबल पोशाक पहनती थी। खुशियुकिन पूरे गांव की उम्मीद थी। उसने 2 साल पहले ही ग्रेजुएशन की थी और विदेश में पर्सनल शॉपिंग करती थी, जिससे उसकी सालाना कमाई 10 लाख से ज्यादा थी। वह कपिल से हवाई अड्डे पर मिली, उसकी पहचान जानती थी और जानती थी कि उसे प्रशंसा पसंद है, इसलिए उसने बहुत ही प्रेमपूर्ण अभिनय करते हुए उसे खुश कर दिया।
दूसरी ओर कपिल इन गरीब लोगों के सामने अपनी हैसियत दिखाना चाहता था और साथ ही अपनी पत्नी के सामने दक्ष का अपमान भी करना चाहता था। बगल की मेजों पर कई पुरुष और महिलाएं बैठे थे, सभी एक्सचेंज छात्र सहपाठी थे जिनसे कपिल की मुलाकात कैम्ब्रिज में हुई थी। इसे कपिल के कक्षा पुनर्मिलन में से एक माना गया। ईशानी कपिल की बाहों में झुक गया और बोला, युवा मास्टर जी, अफवाह है कि वह सागरनगर शहर में नंबर 1 दामाद है और रितिका एक महान सौंदर्य है। उसे जीवन में विजेता होना चाहिए। आप दक्ष को नीचा दिखाना चाहते हैं और मैं आपको मौका दूंगा। हा 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 हा। कपिल इतना जोर से हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जीवन में विजेता है। सहपाठियों, मेरी पत्नी और उपस्थित सभी लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे शर्मा परिवार ने दक्ष को कुत्ते की तरह पाला है। वह हमारे शर्मा परिवार का एक बेकार दामाद है। बाहरी लोगों की नज़र में वह एक अमीर और सुंदर आदमी है, लेकिन वास्तव में वह कुत्ते जितना गरीब है। उसने मेज पर रखी चाबियां उठाईं और कहा, मैं आज रोल्स रॉयस चला रहा हूँ। क्या दक्ष इसे चलाने का खर्च उठा सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ, वह इतनी अच्छी कार चलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वह एक टायर भी नहीं खरीद सकता। हा हा हा। चूंकि दक्ष आसपास नहीं था और कल रात दक्ष के अहंकार के बारे में सोचते हुए कपिल ने उसे नीचा दिखाने में लिप्त हो गया। मुझसे झगड़ा करो, एक निकम्मे इंसान, मैं तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा मिटा दूंगा। उसने अपनी छाती पीटते हुए जोर से आवाज लगाई, मैं कौन हूँ? कपिल, शर्मा परिवार का सबसे बड़ा पोता। दक्ष कौन है? शर्मा परिवार का एक कुत्ता। उसने गर्व से कहा, मैं आपके सामने शेखी नहीं बघार रहा हूं, लेकिन अगर मैं दक्ष से पूर्व की ओर जाने को कहूंगा तो वह पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ईशानी की आंखें भी चमक उठीं और उसने अपने होंठ चाटे, कुछ हद तक उस दक्ष से मिलने के लिए उत्सुक। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे धनी परिवार में विवाह किया हो तो वह शायद यही सोचता होगा कि वह धनी हो गया है न? क्या उस पर पैर रखना अद्भुत नहीं होगा? क्लिक करें। स्टारबक्स का दरवाजा खुला और दक्ष अंदर आया और बुदबुदाया, मेरी रोल्स रॉयस बाहर क्यों खड़ी है? तुरंत ही उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसकी रोल्स रॉयस। सब हंस पड़े। ये बच्चा दिखावा करना चाहता है। अपनी रोल्स रॉयस साफ तौर पर यंग मास्टर जी की है। सबने उस ओर देखा और फिर ठिठक गए। ईशानी और गांव की कुछ वृद्ध अविवाहित युवतियां उसकी ओर देख रही थीं, उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। इतना सुंदर, बहुत शानदार, यहाँ तक कि जिस तरह से उसने अपना पसीना पोंछा वह फेंग फेंग और हानहान से 100 गुना अधिक शानदार था। ईशानी ने मुंह में लार भी भर ली। दक्ष को देखकर उसे लगा कि कपिल, जिसे वह पहले से ही बहुत खूबसूरत समझती थी, अब तो बस एक साधारण आदमी है। यहाँ तक कि धन की आभा भी दक्ष के अच्छे रूप को ढक नहीं सकी। दक्ष काउंटर पर आया, एक गिलास नींबू पानी का ऑर्डर दिया और फिर एक ऐसी सीट ढूंढी जैसे आसपास कोई और न हो। संयोगवश ये कपिल और उनके समूह के ठीक बगल में था। यहाँ से वह अपनी कार को खिड़की के बाहर खड़ी देख सकता था, ताकि उस पर खरोंच न लगे या वह चोरी न हो जाए। फिर दक्ष ने अपना फ़ोन निकाला और उसे स्क्रॉल करना जारी रखा। अब उसे बस सीईओ वान के आने और पूरी 70,000 वर्ग फुट ज़मीन खरीदने का इंतज़ार था। जैसे ही पुराने घर समतल हो जाएंगे और सड़कें उसकी योजना के अनुसार बन जाएंगी, उसका अनुमान था कि आधे साल से भी कम समय में पूरे पूर्वी उपनगर में ज़मीन की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। दक्ष व्यापार में कुशल नहीं था, लेकिन फिर भी वह दूसरों की नकल कर सकता था। इसके अलावा पैसे के मामले में भले ही वह आंख मूंद कर काम करता रहे, फिर भी चीज़ें सुधर जाएंगी। हालांकि दक्ष में हमेशा से ही एक ग्रैंड मास्टर जैसी शक्तिशाली साधना थी, लेकिन परिवार की नफरत उसकी पीढ़ी तक फैल गई थी। यहाँ तक कि उसके पिता भी अपने दुश्मनों का विरोध नहीं कर पाते थे, इसलिए उसे और भी मजबूत बनना पड़ा। सबसे पहले उसे अपना खुद का व्यापारिक साम्राज्य बनाना था, अधिक धन अर्जित करना था और अधिक शक्ति अर्जित करनी थी। बेशक उसे खुद को मजबूत करने की भी जरूरत थी। फिलहाल उसके पास सिर्फ साधना थी, लेकिन उसे कोई मार्शल आर्ट समझ नहीं आ रही थी। उसे मार्शल आर्ट के कुछ सेट सीखने का कोई रास्ता ढूंढना था। दक्ष वास्तव में क्यूई संप्रदाय के 2 विशेषज्ञों की साधना आर्ट चरम मुट्ठी में काफ़ी रुचि रखता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास कोई संपर्क नहीं था और उसे सिखाने वाला कोई नहीं था। बीप बीप बीप। दक्ष को अचानक अपने फ़ोन पर एक अज्ञात टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। उन्होंने उसे खोला और देखा कि वह वास्तव में एक चित्र संदेश था। दक्ष, देखो मैं अब कितना शक्तिशाली हूँ। हाँ, मैं पहले ही आधे कदम के शिखर क्षेत्र में कदम रख चुका हूँ और 1 महीने में मैं प्रथम श्रेणी के क्षेत्र में पहुँच जाऊँगा। हे, मैंने सुना है कि आपकी पत्नी रितिका क्यूई संप्रदाय की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं। मैं भी भाग लेने जा रहा हूँ, उन्हें रुलाना, क्या आपको डर लग रहा है? नीचे उनके पुराने डेस्कमेट मंसूर की एक तस्वीर थी, जिसमें वह एक क्रूर अभिव्यक्ति, एक ठंडी मुस्कुराहट और अपने ट्राइसेप्स को फ्लेक्स करते हुए दिखाई दे रहे थे। दक्ष ने उसे देखा। यह आदमी पहले से भी ज्यादा पागल लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसका माथा भरा हुआ था, जबड़ा चौकोर था और उसमें ज्यादा जोश था।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसा एक साधारण इंसान इतने कम समय में द्वितीय श्रेणी के शिखर पर पहुंच जाएगा और यहां तक कि प्रथम श्रेणी के दायरे में भी प्रवेश करने वाला है। आखिर उसने क्या अनुभव किया था? फिर उसने एक शब्द में उत्तर दिया, भागो। हाइशी के घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर मंसूर अपना हाथ ऊपर उठाए ये जांच रहा था कि उसके फ़ोन का सिग्नल भेजा गया है या नहीं। तभी उसे एक संदेश मिला और स्क्रैम्प देखकर वह तुरंत गुस्से से भड़क उठा। उन्होंने जल्दी से दोनों हाथों से टाइप करके जवाब भेज दिया। हालांकि कई लगातार संदेशों में लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह था। धिक्कार है दक्ष, तुमने वास्तव में मुझे फिर से ब्लॉक करने की हिम्मत की। टकराना। उसने अपना फ़ोन फिर से फेंका, फिर नीचे कूद गया और फ़ोन को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। स्टारबक्स में दक्ष ने मंसूर को स्पैम संदेश अवरोधन सूची में जोड़ा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन वास्तव में उसके दिल में अभी भी थोड़ी चिंता थी। मंसूर थोड़ा अजीब लगता है। अगर रुकिन मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने पर अड़ा रहा तो वह सचमुच उससे भिड़ सकती है। उस समय छोड़ो, अगर ऐसा सचमुच हुआ तो मैं पहले ही उसकी टांग तोड़ दूंगा। इसके बाद उन्होंने इसके बारे में और अधिक चिंता नहीं की, बल्कि अपने मोमेंट्स को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, अपनी बहन के पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया तथा सीओ वांग, सीओ क्यान और अन्य लोगों के पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उनके सभी हालिया मोमेंट्स पोस्ट पर टिप्पणी की। ये लोग तुरंत भड़क उठे। क्या दक्ष पागल है? आधा महीना पहले सिमरन ने खाने की एक तस्वीर पोस्ट की थी और उन्होंने टिप्पणी की थी, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, कहाँ है? मैं भी खाने के लिए ज़रूर आऊँगा। 7 दिन पहले सीओ वांग ने एक निर्माण स्थल पर काम करते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में लिखा था, सूरज सचमुच बहुत गर्म है। दक्ष ने टिप्पणी की, हाँ, मैं आपको बाद में सनस्क्रीन की एक बोतल भेजूंगी। जिन लोगों ने दक्ष की टिप्पणियां देखीं, वे तुरंत अशांत हो गए। क्या तुम पागल हो? आप अभी भी कई दिनों पहले की पोस्ट्स पर इतने उत्साह से कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये आज ही पोस्ट की गई हों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या जवाब दूं। सिमरन ने अपना फ़ोन देखा। दक्ष की खाने के लिए आने वाली टिप्पणी ने उसे गहरी सोच में डाल दिया, क्योंकि वह शौचालय में थी। सुमेश्वर स्टारबक्स जा रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने टिप्पणियां देखीं और एक लंबी खामोशी ओढ़ ली। दक्ष ने उत्साहपूर्वक टिप्पणी की, यहाँ तक कि हंस भी दिया। कपिल, जो एक जीवंत बातचीत के बीच में थे, ने देखा कि उनके आसपास की महिला सहपाठी ईशानी और यहाँ तक कि स्टारबक्स में एकल युवा महिलाएं भी अब उनकी ओर नहीं देख रही थीं। इसके बजाय वे उसके पीछे की मेज की ओर देख रहे थे। वह तुरंत नाराज हो गया। इन कुतियाओं की नज़रें किस पर टिकी हैं? वे कैसे हिम्मत करते हैं कि बाहर निकल जाएं? कपिल बहुत गुस्से में थी, खासकर तब जब ईशानी कहीं खो गई थी। उसकी आंखें कुछ खाली सी लग रही थीं, मानो वह उसके आर पार उसके पीछे किसी चीज़ को देख रही हो। अक्षम्य शियुकिन, क्या तुम जानते हो, शर्मा परिवार में मेरा ही दबदबा है। दक्ष मुझे पालतू कुत्ते की तरह देखता है। हे, बाहर वो रोल्स रॉयस देख रहे हो। मेरी बहन, जो शर्मा परिवार की प्रतिनिधि है, ने मुझे कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए ये दी थी। कुछ दिनों में वो इसे दूसरी कार से बदल देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक ही कार आधे महीने से ज़्यादा नहीं चलाती। उसका चेहरा अहंकार और गर्व से भरा हुआ था। उसका मुंह लगभग आसमान को छू रहा था, आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ। वह अपने बारे में शेखी बघारना चाहता था। दरअसल उसे लगा कि उसे शेखी बघारने की ज़रूरत ही नहीं है, वह तो पहले से ही कमाल का है। उसने उन्हें सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि उसे डर था कि ये बेचारे लोग यह नहीं जान पाएंगे कि वह कितना अद्भुत व्यक्ति है। लेकिन उसने पाया कि ईशानी और वे महिला सहपाठी जिनकी निगाहें उस पर होनी चाहिए थीं, वे उसकी ओर देख भी नहीं रही थीं। कपिल ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। ये बेवकूफ़ औरतें हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? उन्होंने आगे कहा, ओह, और क्या आपके परिवार ने यह नहीं बताया कि कई गांवों को ध्वस्त किया जा रहा है और आज ध्वस्तीकरण के प्रभारी सीईओ के स्वागत में एक भोज का आयोजन है? ईशानी ने अचानक से मम कहा। उसकी निगाहें अभी भी झांक रही थीं, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। कपिल ने कहा, हे, कभी ना आने से बेहतर है जल्दी आना। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं आप सबकी मदद ज़रूर करूँगा। वह ईशानी के पूरे परिवार और यहाँ तक कि पूरे गांव को अपनी शान दिखाना चाहता था। ईशानी की कई बहनें थीं और वे सभी बहुत अच्छी थीं। शायद भोज के बाद मैं रोल्स रॉयस चलाकर तुम्हें उस विला में ले जाऊंगा जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था। मैंने वहाँ एक कुत्ता खरीदा है और उसका नाम दक्ष रखा है। लेकिन ईशानी ने बिना उसकी ओर देखे सहजता से सहमति दे दी। कपिल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मेज पर जोर से पटका, गुस्से से खड़ा हुआ और पलटकर चिल्लाया, अरे यार, मैं देखता हूँ कि ये कौन है जो इतना आकर्षक है। हे भगवान, दक्ष, वह दक्ष है। कपिल जिस दक्ष की पूरे दिन निंदा करता रहा था, शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद दक्ष, वह वास्तव में बहुत सुंदर है। हर कोई स्तब्ध था, पूरी तरह से स्तब्ध। कपिल हक्का बक्का रह गया, ईशानी हक्का बक्का रह गया, स्टारबक्स में हर कोई हक्का बक्का रह गया।
वे किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे और तभी वह व्यक्ति अचानक सामने आ गया। दक्ष नाम उनके लिए अविश्वसनीय रूप से परिचित था। शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद। कल शर्मा परिवार ने ओल्ड मास्टर जी का जन्मदिन मनाने के लिए एक भोज का आयोजन किया था, लेकिन दक्ष ने किसी तरह सब कुछ बिगाड़ दिया, जिससे शर्मा परिवार के सभी रिश्तेदार नाराज हो गए। ऐसा कहा जाता है कि कई परिवार जो उनके ससुराल वाले थे, गुस्से में दक्ष को मारने के लिए उनके दरवाजे पर भी आ गए थे। सौभाग्य से ओल्ड मास्टर ने हस्तक्षेप किया और कई परिवार को सफल होने से रोक दिया। फिर चेतन परिवार के लोग भी वहां पहुंच गए और दक्ष को मारने की नीयत से। कहा जाता है कि जब उन्होंने हमला किया तो दक्ष इतना डर गया कि उसने पेशाब कर दिया और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में कई और लोग आए, सभी दक्ष के साथ परेशानी की तलाश में थे। ये कहा जा सकता है कि दक्ष शर्मा परिवार के लिए एक अपशकुन था और भोजन के बाद सागरनगर शहर में हर किसी के लिए बातचीत का विषय भी था। यहाँ तक कि आम लोगों ने भी उसका नाम सुना था और उसके शानदार दिनों के बारे में जानते थे। लेकिन उनके बारे में सुनकर वे सब हंस पड़े। यद्यपि साधारण लोग दक्ष के विलासितापूर्ण जीवन से बहुत ईर्ष्या और जलन रखते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वह भी एक साधारण व्यक्ति था जिसने एक धनी परिवार में विवाह किया और अचानक असाधारण बन गया। ऐसा कहा जाता है कि वह विलासितापूर्ण जीवन जीता था, अच्छे कपड़े और भोजन के साथ साथ जब वह बाहर जाता था तो उसके पास सुंदर कारें और महिलाएं होती थीं। इसलिए ये साधारण लोग दक्ष पर और भी अधिक ध्यान देते थे और उसके बारे में कोई भी खबर बहुत खुशी का स्रोत होती थी। उसे असफलताओं का सामना करते देखना या धनवानों द्वारा कूड़े की तरह व्यवहार होते देखना, उसे मारा पीटा जाना और शाप दिया जाना या यहाँ तक कि मार डाला जाना, इससे उन्हें खुशी हुई। हम कचरा। इस समय हर कोई दक्ष को आश्चर्य से देख रहा था, उसे अपने फोन पर खेलते हुए देखकर, और वे सभी दंग रह गए। वह दक्ष है। ईशानी हक्की बक्की रह गई। उसने दक्ष को, फिर कपिल को घूरा और आश्चर्य से पूछा, भाई कपिल, ये सुंदर आदमी, क्या ये शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद दक्ष है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? कपिल ने ठंडी हंसी के साथ होंठों पर व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए कहा, क्या ये वही नहीं है? हमारे शर्मा परिवार का निकम्मा, जिसने हमें इतना परेशान किया है। अगर बूढ़े मालिक का पक्षपात न होता तो उसे बहुत पहले ही पीट पीट कर मार दिया गया होता। ईशानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि ओल्ड मास्टर तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे? कपिल का चेहरा लाल हो गया और उसने गर्व से कहा, बेशक वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन दक्ष को ओल्ड मास्टर से भी थोड़ा सा स्नेह मिला है, इसलिए वह उनके द्वारा संरक्षित है। बात बस इतनी है कि यह आदमी वास्तव में बहुत बेकार है। इसने बार बार हमारे शर्मा परिवार को नुकसान पहुंचाया है, जिससे हमें 200 मिलियन का नुकसान हुआ है, और क्यूई संप्रदाय के साथ साथ चेन और कई परिवारों को भी अपमानित किया है। इस समय वह क्रोध से भर गया। उसने तिरस्कार से भरा हुआ दक्ष के पैरों पर मुंह भर कफ थूका और कहा, बेकार, हमारे शर्मा परिवार का एक कुत्ता भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इस बिंदु पर अंततः सभी को समझ आ गया। तो ये सुंदर आदमी वास्तव में हाल ही में प्रसिद्ध हुआ दक्ष था। शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद, सागरनगर शहर का नंबर 1 निकम्मा दामाद दक्ष। किसने सोचा होगा कि यह वही था? ईशानी और अन्य लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तिरस्कारपूर्वक बोले, कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने पीछे की ओर खींचे बालों और पाउडर लगे चेहरे के साथ एक पूर्ण सुंदर लड़के के रूप में शर्मा परिवार में शादी कर सकता है। लगता है रितिका, जो दक्षिण पूर्व प्रांत की 4 सुंदरियों में से एक मानी जाती हैं, एक अदूरदर्शी उथली औरत है जिन्हें सुंदर चेहरे पसंद हैं। असल में उन्हें दक्ष जैसी निकम्मी पसंद है। हे। उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे किसकी जरूरत है। बाकी सहपाठियों ने भी तिरस्कार दिखाया। हालांकि दक्ष सुंदर था, वह शादीशुदा था और उससे भी ज्यादा उसकी हैसियत कम थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। कपिल की तुलना में वह बहुत हीन था। इसकी तुलना में भले ही दक्ष सुंदर था, फिर भी वे उसमें अनगिनत खामियां ढूंढ सकते थे। बिल्कुल, उसे देखो, उसने आते ही एक कप नींबू पानी का ऑर्डर दिया और फिर वह अपने फोन पर खेलने और एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने की योजना बना रहा है, पूरा दिन ऐसे ही बिताने की। हाँ, मैं तो हंसते हंसते मरा जा रहा हूँ। शर्मा परिवार का दामाद इतना गरीब कब हो गया? भाई कपिल, क्या तुम्हारा शर्मा परिवार अपने दामाद को पैसे नहीं देता? छी, बस करो, मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगी। इस शर्मा परिवार का दामाद सच में बहुत दयनीय है। सुना है इसने अपनी बीवी का हाथ भी नहीं पकड़ा, सच में निकम्मा है। ईशानी और अन्य लोगों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन महिला सहपाठियों और अविवाहित युवतियों ने अपने मुंह ढक लिए और हंसी उड़ाई। उनकी आंखें उपहास से भरी थीं। हालांकि उन्हें दक्ष का रूप पसंद था, लेकिन पैसा ही न्याय था। दक्ष के पास कोई पैसा नहीं था, वह एक लिव इन दामाद था और एक आम आदमी था, जिससे वे स्वाभाविक रूप से खुद को श्रेष्ठता का एहसास दिलाने के लिए उस पर कदम रखना चाहते थे। ऐसे अवसर दुर्लभ थे, विशेष रूप से कपिल के पुरुष सहपाठी और स्टारबक्स के मालिक, 40 वर्ष के एक अविवाहित वृद्ध व्यक्ति बूढ़े ब्योमकेश। वह किसी को भी अपने से ज्यादा अमीर नहीं देख सकता था।
वह आमतौर पर दक्ष जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति को देखता भी नहीं था। उन्होंने आज उसे इतनी दयनीय स्थिति में देखने की उम्मीद नहीं की थी। 1 कप नींबू पानी। शर्मा परिवार का निकम्मा दामाद। हे कचरा। बूढ़े हुजियू का चतुर चेहरा तिरस्कार से भरा था। हाँ, वह 1 कप नींबू पानी भी मंगवा सकता है। मैं सचमुच प्रभावित हूँ। सच कहूँ तो युवा मास्टर जी, क्या आपके शर्मा परिवार के दामाद कुत्तों की तरह गरीब हैं? क्या मैं, एक अकेला बूढ़ा आदमी, उनसे ज्यादा अमीर हूँ? हा। सभी पुरुष सहपाठी हंस पड़े और बोले, बूढ़े हुजियू, वास्तव में इस शर्मा परिवार का दामाद भी आपसे अलग नहीं है। हालांकि उसने शर्मा परिवार में शादी की है, वह एक अकेले कुत्ते से अलग नहीं है। और आप ये स्टारबक्स खोलते हैं, आप प्रति माह 10 या 20 हज़ार कमाते हैं, उसे हर महीने 2 या 3 हज़ार खर्च मिलते हैं, जो पेट्रोल के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हा। शर्मा परिवार के दामाद के चेहरे की परवाह न करते हुए सभी लोग जोर से हंसने लगे। कपिल भी हंसने लगे, यहाँ तक कि आंसू भी बहाते हुए बोले, क्या तुम लोग मेरे शर्मा परिवार के प्रति बहुत अपमानजनक व्यवहार नहीं कर रहे हो? लेकिन तुम सही कह रहे हो, मेरे शर्मा परिवार का दामाद वास्तव में कुत्ते जितना भी अच्छा नहीं है। हा। रितिका अंधे थे कि उन्होंने ऐसे निकम्मे व्यक्ति को परिवार में शादी करने की अनुमति दी। उसके मुंह पर उसका अपमान करना सचमुच बेहतर लगा। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ जमीन लेने के लिए आने वाले इन लोगों से उसका सामना होगा। ये वास्तव में कष्टप्रद था। उसका चेहरा बहुत खराब था। उसे परवाह नहीं थी कि दूसरे उसे कोसें, लेकिन अगर वे रितिका को इसमें शामिल करें तो वह मानेगा नहीं। दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, कपिल, मैं तुम्हें इसे फिर से कहने का मौका दे रहा हूँ। पफ। कपिल ने ये सुना तो वह तुरंत भड़क गया। उसने दक्ष के सामने मेज पर मुंह भर लार थूक दी और कुछ थूक नींबू पानी में भी गिर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम हमारे शर्मा परिवार के कुत्ते हो, मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह क्रोधित हो गया। एक निकम्मे दामाद ने उसे, शर्मा परिवार के सबसे बड़े पोते को धमकी देने की हिम्मत कैसे की? क्या आप अपनी हद से ज्यादा बड़े हो रहे हैं? दक्ष ने खड़े होकर सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी औकात बहुत बड़ी हो गई है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। दक्ष, मैं शर्मा परिवार का सबसे बड़ा पोता हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? कपिल ने झुंझलाहट में नाक भान से कुड़ी, आगे बढ़े और दक्ष के चेहरे पर थपथपाते हुए कहा, अपनी जगह याद रखो। मेरे सामने तुम हमेशा नीची ही रहोगी। तुम कभी भी अपने पद से ऊपर नहीं उठ सकती। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि बूढ़ा आदमी तुम्हारी रक्षा करता है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह तब की बात है जब मैं वापस नहीं आया था। अब जब मैं देश लौट आया हूँ तो शर्मा परिवार मेरा है। बूढ़ा आदमी मुझ पर सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करेगा। तुम क्या हो? वह सचमुच बहुत क्रोधित हुआ। मैं शर्मा परिवार का सबसे बड़ा पोता हूँ, एक नेक इंसान। तुम, दक्ष, एक निकम्मे दामाद, अपने वरिष्ठों की अवहेलना करने का साहस कैसे कर सकते हो? आप विद्रोह कर रहे हैं। कपिल के दबंग रवैये को देखकर भीड़ ने जयकारा लगाया। जैसा कि शर्मा परिवार के सबसे बड़े पोते से उम्मीद की जाती है, वास्तव में दबंग और प्रभावशाली। कपिल तो कपिल है। मुझे हमेशा से पता था कि तुम हमारी कक्षा में सबसे होशियार लड़के हो। हे, कपिल के साथ सहपाठी होना हमारे लिए सम्मान की बात है। कपिल के दिल में हम उनके शर्मा परिवार के उस निकम्मे दामाद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वाह, हमारी तुलना शर्मा परिवार के उस निकम्मे दामाद दक्ष से मत करो। वह कुछ भी नहीं है। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और उसका उपहास कर रहा था, क्योंकि सामान्यतः वे दक्ष जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने के योग्य भी नहीं होते, और अब जबकि वे उसे शायद ही कभी देखते थे तो वह इतनी दयनीय स्थिति में था। स्वाभाविक रूप से वे ईर्ष्या से भरे हुए थे और जब वह नीचे गिरा होता तो उसे लात मारने का कोई भी अवसर तलाश लेते। अगर वे खुद उससे मिले होते तो शायद वे उसे सिर्फ सम्मान की नज़र से देखते और गपशप करने की हिम्मत नहीं करते। भले ही वे बहुत ईर्ष्यालु और जलनशील होते, लेकिन अब जब कपिल नेतृत्व कर रहे थे तो वे स्वाभाविक रूप से निडर थे। बूढ़े हुजियू ने भी उपहास किया, मेरी तुलना इस निकम्मे दक्ष से मत करो। उसने मन ही मन कहा, हालांकि मैं अकेला हूँ पर आज़ाद और निश्चिंत हूँ। मैं अपने दोनों हाथों से पैसा कमाता हूँ। क्या दक्ष मुझसे अपनी तुलना करने लायक भी है? उसकी बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। हुशियुकिन भी मुस्कुराया और बोला, हाँ अंकल जीयू, आप मेरे तीसरे दर्जे के रिश्तेदारी के नाते मेरे कुल के चाचा हैं, और मैं भाई कपिल को डेट कर रहा हूँ, इसलिए आपका रुतबा भी बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से आप एक निकम्मे दामाद से कहीं ऊंचे दर्जे के हैं। वह आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? हे, उसने बहुत ही शानदार कपड़े पहने हैं, पर मुझे यकीन है कि ये कपड़े शर्मा परिवार के पैसों से खरीदे गए होंगे। क्या उसे घर पर रहना बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो हमारे एयर कंडीशनिंग का मजा लेने यहाँ भाग आया? ईशानी निराश दिखे और थोड़ा पीछे झुक गए। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शायद घर पर रितिका उसे तंग कर रहा है, इसलिए वह रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और छिपने के लिए दूर किसी जगह भाग गया।
हे, किसने सोचा था कि वह हमसे टकरा जाएगा। सभी लोग फिर से हंसने लगे, कुछ की तो आंखों से आंसू भी बहने लगे। ईशानी भी बहुत घमंडी थी। उसे आमतौर पर किसी अमीर परिवार के व्यक्ति का मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब जब वह कपिल के साथ थी तो उसे लगा कि वह खुद भी महान हो गई है। भले ही वह दूरदराज के गांव से हो, भले ही वह निजी खरीदारी करने वाली हो, भले ही वह एक अमीर परिवार में शादी करने की योजना बना रही हो, लेकिन वह एक महिला थी और वह परिवार में शादी कर रही थी, न कि दक्ष की तरह जिसने परिवार में शादी की थी। उसे लगा कि वह बहुत अधिक महान है। स्थिति, पद, योग्यता और साधन के मामले में उसे लगा कि वह दक्ष से कहीं बेहतर है। और उसने ये भी देखा था कि कपिल दक्ष को नापसंद करता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से दक्ष को नीचा दिखाने और कपिल का पक्ष लेने के लिए और भी अधिक मेहनत की। जैसी कि उम्मीद थी, उसके ऐसा कहने के बाद कपिल गर्व और खुशी से भर गया। उसने अपनी आंखें आसमान की ओर घुमाईं और अपने होठों को सिकोड़ लिया। वह बहुत आत्मसंतुष्ट था। कपिल ने दक्ष को ठंडेपन से देखा और सोचा, दक्ष, तुम निकम्मे, मुझसे झगड़ा करना चाहते हो। मैं कब से तुम्हारे साथ मुसीबत मोल लेना चाहता था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे टकरा जाऊंगा। हे, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवा दूंगा। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं, उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। क्या तुम्हारा ये चेहरा कितना डरावना है, क्या तुम मुझे फिर से मारोगे? शियुकिन ने तिरस्कार से भरकर कहा, तुम तो शर्मा परिवार के कुत्ते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम किसे मारोगे? याद रखना, जब मैं शर्मा परिवार की युवा मालकिन बन जाऊंगी तो तुम्हें मेरे आसपास ही घूमना होगा। दक्ष ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, क्या तुम एक कुत्ता हो जो मुझे तुम्हें देखते ही तुम्हारे चारों ओर घूमना पड़ता है? क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने महान हो कि मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें खुशी मिलती है? शियुकिन तुरंत नाराज हो गया। मैं तुम्हें छोटा कर रहा हूँ? क्या मजाक है? मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। और मैं शर्मा परिवार में शामिल हो पाऊँ या नहीं, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। याद रखना, मैं शियुकिन अपने साधनों, रुतबे, संबंधों और योग्यताओं के साथ हर लिहाज से कोई ऐसा निकम्मा दामाद नहीं हूँ जिसकी तुलना तुम कर सको। दक्ष ने कहा, तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? थप्पड़। ईशानी आगे बढ़ा, दक्ष के चेहरे पर थप्पड़ मारा, उसकी नाक की ओर इशारा किया और गाली देते हुए बोला, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी क्षमताओं से मैंने पूरे गांव को खुशहाली की ओर अग्रसर किया है और हर साल पूरे गांव के लिए 10 लाख रुपए कमाता हूँ। क्या मेरे पास क्षमताएं नहीं हैं? और मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी योग्यताओं और भाई कपिल के संपर्कों और साधनों से हमने मिलकर सागरनगर शहर के धनी रईसों से बातचीत की और उन्हें हमारे आसपास के 3 गांवों पर कब्जा करने के लिए राजी किया। क्या हमारे पास योग्यताएं नहीं हैं? वास्तव में वह नहीं थी जिसने संवाद किया था और इसका कपिल से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि आम लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शांगहू गांव, जियाहू गांव और शिनलियान गांव के अधिग्रहण के साथ क्या हो रहा था। संक्षेप में, श्री वांग ने उन्हें याद दिलाया कि कोई उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था और 3 गांवों को ध्वस्त करना चाहता था। ईशानी, गांव में सबसे सक्षम और जानकार व्यक्ति होने के नाते और कपिल से जुड़कर स्वाभाविक रूप से सारा श्रेय अपने लिए ले लिया। उसी समय उसने कपिल कार्ड खेला, जिससे सभी को तुरंत विश्वास हो गया कि उसने जो कहा वह सच था। यहाँ तक कि कपिल भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने उसका मतलब समझा और गहरी हंसी के साथ हंसने लगा, जिससे लोगों को उस पर विश्वास हो गया। आशा के अनुसार स्टारबक्स में अधिकांश लोग पास के 3 गांवों से थे, बूढ़े ब्योमकेश सहित, जिनकी आंखें लाल और उत्साह से भरी हुई थीं। शियुकिन, क्या गांवों का अधिग्रहण वास्तव में आपके द्वारा सुगम बनाया गया था? ईशानी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत गर्व महसूस कर रही थी, और साथ ही उन्होंने कपिल का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं यह अकेले नहीं कर सकती थी। भाई कपिल ने भी बहुत मदद की थी, है ना भाई कपिल? कपिल हंस पड़ा। सबकी प्रशंसा भरी और उम्मीद भरी निगाहों और दक्ष की सिकुड़ी हुई भौहों को देखकर उसके सिर में खून का दौड़ना शुरू हो गया। ये सही है, मैंने इसे सुगम बनाया। उसने गर्व से सोचा, वैसे भी ये गंवार लोग इसकी पुष्टि तो नहीं करेंगे। जमीन हासिल करने वाला व्यक्ति संभवतः कुलीन हैसियत का होगा और दक्ष उन्हें नहीं जानता, इसलिए वह मुझे बेनकाब नहीं कर सकता। सभी लोग सुखद आश्चर्यचकित थे। बूढ़े ब्योमकेश और अन्य लोग और भी अधिक उत्साहित थे, अपना आभार व्यक्त करने के लिए आगे बढ़े, लगभग कपिल के सामने घुटने टेक दिए। कुछ युवा जो पीछे रह गए थे, ईशानी को ईर्ष्या से देख रहे थे और साथ ही वे चाहते थे कि काश वे कपिल से चिपक पाते। कुछ समय तक दक्ष को नज़रअंदाज किया गया। दक्ष ने अचानक एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, कपिल, आपने जमीन हासिल करने के लिए आने वाले बड़े मालिक की सुविधा दी। आज दोपहर 2 और अपडेट होंगे। जिन दोस्तों ने टिप दी उनका शुक्रिया। मेरे पास अब थोड़े पैसे हैं, शुक्रिया। दक्ष की अभिव्यक्ति अजीब थी, वह लगातार 3 प्रश्न पूछ रहा था। इससे कपिल तुरंत थोड़ा असहज हो गया, लेकिन इतने सारे लोगों को अपनी ओर देखते देख वह और भी साहसी हो गया। उसने घमंड से सीना फुलाकर कहा, हाँ, ये सही है, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने ये सौदा करवाया था।
मेरे बिना इन 3 गांवों की अब भी उपेक्षा होती। पूर्वी उपनगर बंजर जमीन है। ये परिवार के अलावा उस मूर्ख परिवार ने जिसने 30,000 वर्ग फुट जमीन खरीदी, आसपास की 1 लाख वर्ग फुट जमीन बेकार है। ये बात तो एक बच्चा भी जानता है। क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सब बेवकूफ़ हैं? जितना अधिक वह बोलते गए उतना ही अधिक ऊर्जावान होते गए, मानो वह सचमुच एक बड़े बॉस में परिवर्तित हो गए हों जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया हो। उसने अहंकार से कहा, यहाँ की ज़मीन बेकार है। अगर मैं न होता तो इस भगवान भुलाए हुए स्थान पर कौन आता? वह दक्ष का आखिरी वाक्य भूल गया था। वह वही था जो जमीन हासिल करने आया था। ये सुनकर सभी लोग प्रशंसा से भर गए। ताली ताली ताली। स्टारबक्स के अंदर तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और यह सब कपिल के लिए था। सभी महिलाओं ने प्रशंसा भरी निगाहों से देखा, चुपके से छेड़खानी की और यहाँ तक कि अपनी शर्ट के कॉलर को खींचकर थोड़ा नीचे भी कर लिया। उन्होंने पलकें झपकाईं, उम्मीद करते हुए कि कपिल ध्यान देगा। जहाँ तक पुरुषों का प्रश्न है तो उन्होंने और भी जोर से जयकारा लगाया। स्थानीय लोग और भी उत्साहित हो गए और चिल्लाने लगे, ये बहुत बढ़िया है। धन्यवाद युवा मास्टर जी, धन्यवाद। यदि आप न होते तो कोई भी यहाँ कभी नहीं आता। तुम्हें पता नहीं, 5 साल पहले ये परिवार ने हमारे पास सीव्यू प्रोमेनेड के पास ज़मीन खरीदी थी और हम सब ने सोचा था कि इसका विकास होगा, सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। ये परिवार एक बेकार परिवार है जिसका बहुत बड़ा कारोबार है, फिर भी वे हमारे पूर्वी उपनगरों का विकास नहीं कर सके। वे सचमुच बेकार हैं। सौभाग्य से हमारे पास यंग मास्टर जी हैं जिन्होंने बातचीत में हमारी मदद की और मालिकों को हमारी ज़मीन हड़पने के लिए राज़ी किया। सभी लोग एक दूसरे के गले लगकर खुशी से रोने लगे। हालांकि उन्हें ये खबर कुछ घंटे पहले ही पता चल गई थी, लेकिन कपिल की व्यक्तिगत पुष्टि प्राप्त करना एक आश्वस्त करने वाली गोली लेने जैसा था। महिलाएं चुपके से छेड़खानी करती थीं और पुरुष ईर्ष्यालु थे। वे कपिल से बहुत अधिक ईर्ष्या नहीं करते थे, आखिरकार वे स्वयं को उसके समान स्तर का नहीं मानते थे। या अगर थोड़ी बहुत ईर्ष्या थी भी तो सिर्फ इस बात की कि कपिल एक बेहतर परिवार में पैदा हुई थी। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि यदि वे भी शर्मा परिवार में पैदा हो सकें और सबसे बड़े पोते बन सकें तो वे निश्चित रूप से कपिल से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि भूमि अधिग्रहण के लिए मालिकों को लाने और उन्हें विध्वंस के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की अनुमति देने के लिए कपिल पर निर्भर रहना पर्याप्त था। ये जानना जरूरी है कि मालिकों द्वारा दी गई कीमत सस्ती नहीं थी। अफवाह थी कि उनके 3 गांवों की 70,000 वर्ग फुट जमीन 70 करोड़ में मिल सकती है। उनके 3 गांवों में कितने लोग थे? 7 करोड़। सबको बांटना, ये सोचकर ही उन्हें चक्कर आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे पैसों के ढेर में सो रहे हों। स्थानीय लोग बेहद उत्साहित थे और थोड़े गर्वित भी। वे 3 पीढ़ियों से गरीब थे और आखिरकार आज़ाद गुलामों के तौर पर वे अपना गीत गा सकते थे। यहाँ तक कि कपिल के साथ आए कुछ सहपाठी, पुरुष और महिला दोनों, अब इन स्थानीय लोगों से कुछ ईर्ष्या करने लगे थे। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि ये लोग थोड़े असभ्य और पिछड़े हैं, लेकिन इस समय कुछ महिला सहपाठियों ने बूढ़े ब्योमकेश को देखा, जो 40 के दशक में एक चेहरे पर दाग धब्बों वाला आदमी था, और उन्हें वह सुंदर लगा। कपिल ने विजयी भाव से कहा, दक्ष, मुझसे सवाल मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गांव मेरी वजह से समृद्ध हुए हैं। मेरे बिना यहाँ के सभी लोग कंगाल हो जाते और 3 पीढ़ियों तक गरीब ही रहते। लेकिन मैं आया और मैं कई ऐसे मालिकों को लाया जो उनके घर तोड़कर उन्हें अमीर बनाने को तैयार हैं। वह अहंकार से आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम्हें इसमें से कुछ भी समझ में आया? 70,000 वर्ग फीट भूमि को 700 मिलियन में खरीदना, एक ऐसा व्यवसाय जो स्पष्ट रूप से घाटे में चल रहा है। क्या आपको लगता है कि यह मेरे हस्तक्षेप के बिना, आप पर भरोसा किए बिना संभव होगा? सभी ने कपिल की तारीफ की। यहाँ तक कि ईशानी को भी एक पल के लिए शक हुआ कि क्या वाकई कपिल ही बॉस को लेकर आया था और उनकी मदद की थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक संभावना प्रतीत होती। आखिरकार पूर्वी उपनगरों में ये जगह भगवान द्वारा त्याग दी गई थी। यहाँ कौन आएगा? ये परिवार की 30,000 वर्ग फुट जमीन पर 5 साल से कोई विकास का इरादा न रखते हुए पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे। कोई बॉस यहाँ जमीन खरीदने कैसे आ सकता है? कपिल के अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी जो उनकी मदद कर सके, जो मध्यस्थ के रूप में काम कर सके। इस समय ईशानी, जिसने मूल रूप से कपिल का उपयोग दिखावा करने और उसका घमंडी समर्थक बनने के लिए किया था, अब महसूस किया कि कपिल ने जो कहा वह सच था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं संयोग से सही हो जाऊंगा। असल में भाई कपिल ही थे जिन्होंने बॉस को लाया था। भाई कपिल का बहुत प्रभाव है। ईशानी कपिल के धन और प्रभाव से और भी अधिक मोहित हो गया। हालांकि दक्ष ने उदासीनता से कहा, आपने खुद कहा था कि यहाँ कोई पैसा नहीं है। लोग यहाँ जमीन खरीदने क्यों आएंगे? टकराना। कपिल ने गुस्से में अपना चेहरा लाल करके मेज पर हाथ पटक दिया, जिससे मेज टूट गई। नींबू पानी चारों तरफ बिखर गया। बूढ़े हुए जीव को दिल का दर्द महसूस हुआ, लेकिन ये याद करते हुए कि कपिल ने इसे तोड़ दिया था, उन्होंने सहन किया।
अब हम अमीर लोग होंगे, एक मेज सिर्फ एक मेज है, इसके बारे में परेशान होने लायक नहीं है। कपिल ने एक मेज तोड़ दी, दक्ष को ठंडी निगाहों से देखा और उपहास करते हुए कहा, तुम शर्मा परिवार के कुत्ते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। यह मत समझो कि जो तुम नहीं कर सकते वह दूसरे भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, वे मालिक इस जमीन को पूरी तरह से इसलिए हथियाने को तैयार हैं क्योंकि वे मुझ पर एहसान कर रहे हैं। मेरे बिना वे स्वाभाविक रूप से जमीन हथियाने नहीं आते। और मैंने उनसे कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड इसी गांव की है, तो उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में ले लिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई आश्चर्यचकित था, अचंभित था। ताली 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 ताली, तालियां लगातार बजती रहीं और स्टारबक्स में बैठे लोग रो पड़े। बूढ़ा ब्योमकेश भी गहराई से हिल गया था और सभी लड़कियों ने ईशानी को ईर्ष्या से देखा। ईशानी ने अपनी पीठ सीधी की, गर्व से कपिल के हाथ में अपना हाथ डाला और व्यंग्यात्मक लहजे में आगे बढ़ते हुए कहा, दक्ष, याद रखना, तुम शर्मा परिवार के बेकार दामाद हो, तुम किसी काम के नहीं हो। भाई कपिल को अपना समर्थक मानने की बात भूल जाए। यदि मैं अकेले ही पूरे गांव के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रुपये भी कमा सकूं, तो भी यह आपकी पत्नी के दान से मिलने वाले प्रतिमाह के मात्र 10,000 रुपये से बेहतर है। उसने मुंह बनाते हुए व्यंग्य किया और फिर तुई। उसने मुंह भर लार दक्ष के जूते पर थूकते हुए कहा, तुम बिल्कुल कूड़ा हो, मुझे इस नज़र से मत देखो। मैं तुमसे कह रही हूँ, हमारा पूरा गांव भविष्य में समृद्ध होगा और इससे भी बढ़कर मैं शर्मा परिवार में शादी करने जा रही हूँ। तब तक तुम्हें, इस बेकार दामाद को, मेरी तुम्हारी रखेल की निगाह में रहना पड़ेगा। हे। सभी ने दक्ष का उपहास किया, साथ ही ईशानी को ईर्ष्या और जलन से देखा। वे कपिल के प्रति कृतज्ञता से भर गए। इस पल रिंग रिंग रिंग, स्टारबक्स काउंटर पर फोन की घंटी बजी। बूढ़े हुजीऊ ने फोन उठाया और एक वाक्य सुनते ही उनकी आवाज़ तुरंत तेज हो गई। क्या आप उस बॉस के प्रतिनिधि हैं जो हमारे ईस्ट सबर्ब्स 3 विलेजेस का अधिग्रहण करना चाहता है? ओह ओह, डायरेक्टर वांग, नमस्ते नमस्ते। आप कभी भी आ सकते हैं, मैं यहाँ खुला हूँ, कृपया आइए। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। मालिक का प्रतिनिधि भूमि अधिग्रहण कर रहा है, वह यहाँ आ रहा है। हर कोई उत्साहित था। हालांकि कपिल के चेहरे पर एक अस्वाभाविक भाव था।